I what? I love you. नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दूसरे तो तुम हो। दोस्तों, अगर आप मेरे यार की शादी है मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर क्या इंटरनेट पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे अभी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको आज के टाइम में मूवी देखनी है तो आप जहां पर भी इसे देखने जाएंगे आपको पैसे देने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी की स्टोरी और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस मूवी से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहें। मेरे यार की शादी है 2002 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन संजय गधवी द्वारा किया गया है। मुख्य भूमिकाओं में उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, बिपाशा बसु और अपनी पहली फिल्म में ट्यूलिप जोशी हैं। फिल्म सफल रही थी और इसे सफल घोषित किया गया था। इसमें संगीत दिया है जीत प्रीतम ने। इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। ये 7 जून 2002 को रिलीज हुई थी। ये 159 मिनट की फिल्म है, भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। संजय मल्होत्रा यानी उदय चोपड़ा मुंबई में अपनी दोस्त रिया यानी बिपाशा बसु के साथ रहता है। उसे अपने बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा यानी ट्यूलिप जोशी से एक फ़ोन कॉल प्राप्त होता है, जो उसे अपनी शादी की खबर के साथ झटका देती है। दुर्भाग्यवश संजय ने अंजलि से कई वर्षों से प्यार किया है। ईर्ष्यापूर्ण और निराश संजय उसकी शादी को रोकने के इरादे से अंजलि के पास पहुंचता है। संजय अंजलि के घर जाता है और जल्द ही उसके दूल्हे रोहित खन्ना यानी जिमी शेरगिल से मिलता है। संजय को लगातार उसके व्यवहार के लिए फटकारा और झिड़का जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता है। संजय तब योजना शुरू करता है जब उसने रोहित और परिवार के सभी पुरुषों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रोहित पूरी तरह नशे में धुत होता है। वह जान जाता है कि संजय उसकी शादी को रोकने के लिए आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेता है कि संजय इसमें विफल रहेगा। संजय और रिया अंजलि को जलाने की कोशिश करते हैं कि वह जान जाए कि उससे प्यार करती है। अंजलि के मेहंदी समारोह में रिया अंजलि को बताती है कि वह और संजय कभी प्रेमी नहीं थे। अंजलि को पता चलता है कि वह संजय से अपने पूरे जीवन से प्यार करती थी, लेकिन इसे उसने कभी नहीं समझा और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में ही माना। जब रोहित को पता चलता है कि उसका दिल टूट जाता है, रोहित अंजलि की मां को बताता है कि अंजलि के दूल्हे के लिए उसकी और उनकी बेटी के पास एक ही विकल्प है। अपनी शादी में उसकी अनुपस्थिति को जानने पर अंजलि ने अपने दुल्हन के लिबास में संजय से मिलने मुंबई जाती है। वह उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। संजय ने अपने प्यार को व्यक्त करते हुए कहा कि वह उसे किसी और से शादी करते नहीं देख सकता। अंत में दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं। हालांकि रोहित अपनी चुनौती में विफल रहता है, फिर भी वह अपने प्यार के लिए खुश है। अंत में संजय और अंजलि शादी कर चुके होते हैं और रोहित और रिया अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में गाते और नृत्य करते हैं और इसी तरह यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें संगीत की तो जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीतबद्ध गीत गांगुली और प्रीतम ने मिलकर किया है। अगर बात करें संगीत की तो जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीतबद्ध जीत गांगुली और प्रीतम ने मिलकर किया है।
एल्बम सफल रही थी। इसमें पहला सॉन्ग था एक लड़की, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था हमने सुना है, जिसे गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और सुदेश भोसले, जसपिंदर नरूला ने। तीसरा सॉन्ग था सरारा, जिसे गाया था सोनू निगम एवं आशा भोसले ने। चौथा सॉन्ग था जागे जागे, जिसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। पांचवा सॉन्ग था हम दोनों जैसे कौन है यहाँ, जिसे गाया था के सुनिधि चौहान एवं अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था मेरे यार की शादी है, जिसे गाया था उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था मेरे यार की शादी है, जो कि संस्करण 2 में था, जिसे गाया था सोनू निगम एवं श्वेता पंडित ने। दोस्तों आज हम बात करेंगे तनु वेड्स मनु मूवी के बारे में, तो आप बने रहिए इस वीडियो में इससे रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार वैसा ही पेश किया जाता है जिस तरह वैवाहिक विज्ञापनों में वधू चाहने वाले लोग अपनी पसंद बताते हैं। सुंदर सुशील भव्य हीरोइन को सिगरेट पीते, शराब गटकते और अपने माँ बाप से बगावत करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। तनु वेड्स मनु की हीरोइन ऐसी ही है, आदर्श लड़की से एकदम अलग, बिंदास, मुंहफट, लगातार बॉयफ्रेंड बदलते रहती है और विद्रोही है। तनु नामक यही कैरेक्टर फिल्म को एक अलग लुक प्रदान करता है और फिल्म ज्यादातर वक्त बांध कर रखती है। तनु वेड्स मनु देखते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब वी मेट और बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में याद आती हैं, क्योंकि इसकी धागे जैसी पतली कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट इन हिट फिल्मों जैसा है। लेकिन फिल्म के किरदार और यूपी का बैकग्राउंड फिल्म को एक अलग लुक देता है। तनु यानी कंगना को अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना है। उधर मनु यानी माधवन पर भी उसके माता पिता शादी का दबाव डालते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है और तनु से मनु प्यार कर बैठता है। शादी के लिए हाँ कह जाता है, लेकिन तनु इसके लिए राजी नहीं है। वह किसी और को चाहती है और उसके कहने से मनु शादी से इनकार कर देती है। तनु को मन भुला नहीं पाता और पंजाब में अपने दोस्त की शादी के दौरान उसकी मुलाकात फिर तनु से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तनु अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं, तनु मनु की हो जाती है। कुछ लोगों को तनु का शादी और प्यार को लेकर इतना कंफ्यूजन होना अखर सकता है, क्योंकि हर बार अपना निर्णय बदलती रहती है और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन निर्देशक ने शुरू से ही दिखाया है कि वह है ही ऐसी। जिंदगी के प्रति उसका नजरिया लापरवाह किस्म का है और उसका असर इसके निर्णय लेने पर भी पड़ता है। फिल्म का पतला हिस्सा मजेदार है, चुटेले संवाद और उम्दा सीन लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। मध्यांतर ऐसे बिंदु पर आकर किया है कि उत्सुकता बनती है कि मध्यांतर के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर है। तनु और मनु की निर्णय की स्थिति को लंबा खींचा गया है और मेलोड्रामा थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। जिमी शेरगिल वाला ट्रैक ठूंसा हुआ लगता है। वह माधवन की ठुकाई करने का जिम्मा रवि किशन को देता है। इसके बावजूद वह माधवन को नहीं पहचान पाता, लेकिन इस कमजोरियों के बावजूद फिल्म मनोरंजक लगती है, क्योंकि तनु और मनु के अलावा कुछ बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसमें दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर का उल्लेख जरूरी है, जो तनु और मनु के दोस्त के रूप में नजर आते हैं। निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म के चरित्र पर खासी मेहनत की है और इसी वजह से फिल्म रोचक बन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और वहां के रहने वाले लोगों के मिजाज को बाखूबी पेश किया गया है। दूसरे हाफ में यदि स्क्रिप्ट की थोड़ी मदद उन्हें मिली होती तो फिल्म बेहतरीन बन जाती है। कंगना फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुई है, वह लीड रोल में है, लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कंगना अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाई। तनु का जो कैरेक्टर है उसमें कंगना चमक नहीं ला पाई। डायलॉग डिलीवरी सुधारने की उन्हें सख्त जरूरत थी। लंदन से लड़की की तलाश में भारत आए मनु के किरदार में माधवन जमे हैं। एक भला इंसान, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा और सच्चे प्रेमी की झलक उनके अभिनय में देखने को मिलती है। जिमी शेरगिल का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। हिट नहीं होने के बावजूद फिल्म का संगीत मधुर है। तनु वेड्स मनु की कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर, संवाद और कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। आइए जानते हैं इसकी असली और फुल कहानी। मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु यानी माधवन लंदन में रहने वाला एक NRI डॉक्टर है। वह भारतीय दुल्हन खोजने और शादी करने के लिए भारत आता है। उसके माता पिता उनसे मिलने के लिए कुछ लड़कियों को पहले ही शॉर्ट लिस्ट में कर चुके हैं और वह अपने दोस्त पप्पी यानी दीपक डोबरियाल के साथ तनुजा त्रिवेदी और तनु यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए उसे कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में उतरने के बाद गुंडों का एक झुंड मनु को रेलवे स्टेशन में पकड़ लेता है और उसे कुछ थप्पड़ देता है।
लेकिन जब पप्पी को मनु का पता चलता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है। तनु के घर पर माता पिता के दो सेठ यह पाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और यह तय करते हैं कि अगर मनु को तनु पसंद है तो वे तुरंत मामले को अंतिम रूप से दे सकते हैं। एक मामूली अड़चन है कि तनु की माँ अपने मेहमानों से कहती है कि तनु काल से बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह मनु से तनु के बेडरूम तक जाने और वहां उससे मिलने के लिए कहती है। वह मनु को तनु के कमरे दिखाती है और रसोई में चली जाती है। तनु बहुत गैर जिम्मेदार है और मनु शुरू में सोचता है कि वह शर्मिला और संकोची है। उसे जल्द ही पता चलता है कि तनु वास्तव में तेजी से सो रही है। वह अपनी सुंदर नींद की आकृति पर गजरा लगती है और तुरंत आसक्त हो जाती है। वह नीचे आता है और दोनों परिवारों को बताता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। सगाई को सार्वजनिक करने से पहले परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान तनु को मनु के साथ निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है और उसे बताती है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे वह सो जाए। वह उसे बेरहमी से कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है और यह कि उसके प्रेमी का नाम उसके सीने पर टैटू है। उसे यह भी बताती है कि जब वह कानपुर में उतरा तो ठगों ने उसके प्रेमी को भेज दिया था। वह मांग करती है कि मनु को अब उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। मनु बेहद निराश है क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन वह शिष्टापूर्वक सब काम करता है, खुद पर दोषारोपण करता है और किसी को इस तथ्य का खुलासा करना कि लड़की का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है। वह अपने पिता से तनु के माता पिता को बताती है कि उसने उससे शादी नहीं करने का फैसला किया है। तनु के माता पिता आयोजनों के इस मोड़ पर थोड़े से कम है, लेकिन चूंकि आगामी सगाई केवल उन्हें ही पता थी इसलिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सप्ताह बीत जाता है और मनु के माता पिता उससे मिलने के लिए अपने शॉर्ट लिस्ट से अन्य प्रस्ताव लाते हैं। वह उपयुक्त परिवारों की कई भावी लड़कियों से मिलता है, लेकिन तनु को भूल नहीं पाता है। उनसे मिलने वाली लड़कियों में से एक आयुषी यानी नेहा कौल है, जिसका हाथ किसी समस्या के कारण टेढ़ा हो गया है। जहां दो परिवार एक साथ बैठे हैं, आयुषी का भाई राजा यानी जिमी सिरगिल घर आता है और खून से लथपथ और निराश हो जाता है। उसके पिता निराशा व्यक्त करते हैं कि राज झगड़े में रहता है। बाद में छत पर राजा और मनु की बातचीत होती है, जहां राजा मनु को सलाह देता है कि वह अपने हाथ की स्थिति के बावजूद अपनी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वह उसे उसके कामों को ठीक से करने से नहीं रोकता और वह वैसे भी उचित उपचार के साथ ठीक हो जाएगा। मनु इस बात से सहमत है कि आयुषी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कहना है कि वह असहाय और उससे शादी नहीं कर सकती। राजा समझता है कि कुछ गलत है और ईमानदार होने के लिए मनु का सम्मान करता है। बाद में घर पर मनु ने घोषणा की कि वह अब शादी नहीं करेगा और लंदन के लिए रवाना होने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन पप्पी ने उसे एक अन्य स्कूल दोस्त जस्सी यानी एजाज खान की शादी के बारे में सूचित किया और वह इसमें भाग लेने के लिए पंजाब चले गए। पहुंचने पर मनु को पता चलता है कि तनु भी शादी में भाग ले रही है और वह जैली की दुल्हन पायला सुरभास्कर की दोस्त है। जस्सी और पप्पी मनु को सलाह देते हैं कि वे कोशिश करे और उससे जीत ले। अगले कुछ दिनों में मनु और तनु ने एक दोस्ती की। तनु का भी प्रेमी है, लेकिन मनु का ध्यान आकर्षित करता है और जब मनु अपने प्रेमी के बारे में पूछती है तो वह मजाक करता है। आइए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। तनु बेट्स मनु ने रिलीज होने से पहले हफ्ते में 185 मिलियन का कारोबार किया था। इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 85.0 मिलियन और इसका 2 हफ्ता का कुल रुपया 272.5 मिलियन नेट। तीसरे सप्ताह में इसका कुल कारोबार लगभग 50 मिलियन नेट, जो कि कलेक्शन 3 सप्ताह में 322.5 मिलियन नेट। चौथे हफ्ते में फिल्म ने 35.0 मिलियन नेट अपने 4 हफ्ते में संग्रहित किया था। इस तरह उन्होंने अपने पूरे 4 हफ्तों में 360 मिलियन की कमाई की थी। चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें फर्स्ट सॉन्ग था शादी गली। इसका साउंड ट्रैक कृष्ण सालू द्वारा जो इसके लिरिक्स लिखे गए हैं और इसके लिरिक्स लिखे गए हैं राजशेखर के द्वारा। इसमें फर्स्ट सॉन्ग था शादी गली, जिसके सिंगर थे
लेम्बर हुसैनपुरी। ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार वैसा ही पेश किया जाता है जिस तरह वैवाहिक विज्ञापनों में वधू चाहने वाले लोग अपनी पसंद बताते हैं। सुंदर, सुशील, भव्य हीरोइन को सिगरेट पीते, शराब गटकते और अपने माँ बाप से बगावत करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। तनु बेट्स मनु की हीरोइन ऐसी ही है, आदर्श लड़की से एकदम अलग, बिंदास, मुंहफट, लगातार बॉयफ्रेंड बदलते रहती है और विद्रोही है। तनु नामक यही कैरेक्टर फिल्म को एक अलग लुक प्रदान करता है और फिल्म ज़्यादातर वक्त बांध कर रखती है। तनु बेट्स मनु देखते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब वी मेट और बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में याद आती हैं, क्योंकि इसकी धागे जैसी पतली कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट इन हिट फिल्मों जैसा है। लेकिन फिल्म के किरदार और यूपी का बैकग्राउंड फिल्म को एक अलग लुक देता है। तनु यानी कंगना को अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना है। उधर मनु यानी माधवन पर भी उसके माता पिता शादी का दबाव डालते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है और तनु से मनु प्यार कर बैठता है, शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन तनु इसके लिए राजी नहीं है। वह किसी और को चाहती है और उसके कहने से मनु शादी से इनकार कर देती है। तनु को मन भुला नहीं पाता और पंजाब में अपने दोस्त की शादी के दौरान उसकी मुलाकात फिर तनु से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तनु अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं और तनु मनु की हो जाती है। कुछ लोगों को तनु का शादी और प्यार को लेकर इतना कन्फ्यूजन होना अखर सकता है, क्योंकि हर बार अपना निर्णय बदलती रहती है और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन निर्देशक ने शुरू से ही दिखाया है कि वह है ही ऐसी। जिंदगी के प्रति उसका नज़रिया लापरवाह किस्म का है और उसका असर इसके निर्णय लेने पर भी पड़ता है। फिल्म का पतला हिस्सा मज़ेदार है, चुटेले संवाद और उम्दा सीन लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। मध्यांतर ऐसे बिंदु पर आकर किया है कि उत्सुकता बनती है कि मध्यांतर के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमज़ोर है। तनु और मनु की निर्णय की स्थिति को लंबा खींचा गया है और मेलोड्रामा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। जिमी शेरगिल वाला ट्रैक ठूंसा हुआ लगता है। वह माधवन की ठुकाई करने का जिम्मा रवि किशन को देता है। इसके बावजूद वह माधवन को नहीं पहचान पाता, लेकिन इस कमजोरियों के बावजूद फिल्म मनोरंजक लगती है, क्योंकि तनु और मनु के अलावा कुछ बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसमें दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर का उल्लेख जरूरी है, जो तनु और मनु के दोस्त के रूप में नजर आते हैं। निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म के चरित्र पर खासी मेहनत की है और इसी वजह से फिल्म रोचक बन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और वहां के रहने वाले लोगों के मिजाज को बाखूबी पेश किया गया है। दूसरे हाफ में यदि स्क्रिप्ट की थोड़ी मदद उन्हें मिली होती तो फिल्म बेहतरीन बन जाती। कंगना फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुई है। वह लीड रोल में हैं, लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कंगना अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाई। तनु का जो कैरेक्टर है उसमें कंगना चमक नहीं ला पाई। डायलॉग डिलीवरी सुधारने की उन्हें सख्त जरूरत थी। लंदन से लड़की की तलाश में भारत आए मनु के किरदार में माधवन जमे हैं। एक भला इंसान, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा और सच्चे प्रेमी की झलक उनके अभिनय में देखने को मिलती है। जिमी शेरगिल का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। हिट नहीं होने के बावजूद फिल्म का संगीत मधुर है। तनु बेट्स मनु की कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर, संवाद और कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। जानते हैं इसकी असली और फुल कहानी। मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु यानी माधवन लंदन में रहने वाला एक NRI डॉक्टर है। वह भारतीय दुल्हन खोजने और शादी करने के लिए भारत आता है। उसके माता पिता उनसे मिलने के लिए कुछ लड़कियों को पहले ही शॉर्ट लिस्ट में कर चुके हैं और वह अपने दोस्त पप्पी यानी दीपक डोबरियाल के साथ तनुजा त्रिवेदी और तनु यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए उसे कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में उतरने के बाद गुंडों का एक झुंड मनु को रेलवे स्टेशन में पकड़ लेता है और उसे कुछ थप्पड़ देता है। लेकिन जब पप्पी को मनु का पता चलता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है। तनु के घर पर माता पिता के दो सेट यह पाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और यह तय करते हैं कि अगर मनु को तनु पसंद है तो वे तुरंत मामले को अंतिम रूप से दे सकते हैं।
एक मामूली अड़चन है कि तनु की माँ अपने मेहमानों से कहती है कि तनु काल से बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह मनु से तनु के बेडरूम तक जाने और वहां उससे मिलने के लिए कहती है। वह मनु को तनु के कमरे दिखाती है और रसोई में चली जाती है। बहुत गैर जिम्मेदार है और मनु शुरू में सोचता है कि वह शर्मिला और संकोची है। उसे जल्द ही पता चलता है कि तनु वास्तव में तेजी से सो रही है। वह अपनी सुंदर नींद की आकृति पर गजरा लगती है और तुरंत आसक्त हो जाती है। वह नीचे आता है और दोनों परिवारों को बताता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। सगाई को सार्वजनिक करने से पहले परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान तनु को मनु के साथ निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है और उसे बताती है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे वह सो जाए। वह उसे बेरहमी से कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है और यह कि उसके प्रेमी का नाम उसके सीने पर टैटू है। वह निराश है क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन वह शिष्टापूर्वक सब काम करता है, खुद पर दोषारोपण करता है और किसी को इस तथ्य का खुलासा करना कि लड़की का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है। वह अपने पिता से तनु के माता पिता को बताती है कि उसने उससे शादी नहीं करने का फैसला किया है। तनु के माता पिता आयोजनों के इस मोड़ पर थोड़े से कम है, लेकिन चूंकि आगामी सगाई केवल उन्हें ही पता थी इसलिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सप्ताह बीत जाता है और मनु के माता पिता उससे मिलने के लिए अपने शॉर्ट लिस्ट से अन्य प्रस्ताव लाते हैं। वह उपयुक्त परिवारों की कई भावी लड़कियों से मिलता है, लेकिन तनु को भूल नहीं पाता है। उनसे मिलने वाली लड़कियों में से एक आयुषी यानी नेहा कौल है, जिसका हाथ किसी समस्या के कारण टेढ़ा हो गया है। जहां दो परिवार एक साथ बैठे हैं, आयुषी का भाई राजा यानी जिमी शेरगिल घर आता है और खून से लथपथ और निराश हो जाता है। उसके पिता निराशा व्यक्त करते हैं कि राज झगड़े में रहता है। पर राजा और मनु की बातचीत होती है, जहां राजा मनु को सलाह देता है कि वह अपने हाथ की स्थिति के बावजूद अपनी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वह उसे उसके कामों को ठीक से करने से नहीं रोकता और वह वैसे भी उचित उपचार के साथ ठीक हो जाएगा। मनु इस बात से सहमत है कि आयुषी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कहना है कि वह असहाय और उससे शादी नहीं कर सकती। राजा समझता है कि कुछ गलत है और ईमानदार होने के लिए मनु का सम्मान करता है। बाद में घर पर मनु ने घोषणा की कि वह अब शादी नहीं करेगा और लंदन के लिए रवाना होने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन पप्पी ने उसे एक अन्य स्कूल दोस्त जस्सी यानी एजाज खान की शादी के बारे में सूचित किया और वह इसमें भाग लेने के लिए पंजाब चले गए। पहुंचने पर मनु को पता चलता है कि तनु भी शादी में भाग ले रही है और वह जैली की दुल्हन पायला सुरभास्कर की दोस्त है। जस्सी और पप्पी मनु को सलाह देते हैं कि वे कोशिश करे और उससे जीत ले। अगले कुछ दिनों में मनु और तनु ने एक दोस्ती की हैप्पी भाग जाएगी मूवी में लाहौर में रहने वाला बिलाल अहमद यानी अभय देओल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसे अपने सपने की कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वह आला दर्जे का राजनेता बने। बिलाल अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए राजनेता बन जाता है। उसकी शादी उसकी बचपन की दोस्त जोया यानी मोमल शेख से होती है। बिलाल की जिंदगी में तब तक सब अच्छा चलता है जब तक उसके दरवाजे पर 3 उपहारों की टोकरियां डिलीवर नहीं होती। ये टोकरियां अमृतसर से आई हैं। इसी बीच हैप्पी हरप्रीत कौर यानी डायना पैंटी जो अमृतसर की है कि शादी दमन सिंह बग्गा यानी जिमी शेरगिल से होने वाली होती है। यह गुंडे से पार्षद बना है, परंतु हैप्पी को गुड्डू यानी गुरदीप सिंह यानी अली फजल से प्यार है। हैप्पी अपनी शादी से भाग जाती है और टोकरियों वाले ट्रक में कूद जाती है। कुछ ट्रक बिलाल के घर पाकिस्तान पहुंचते हैं। इनमें हैप्पी भी पाकिस्तान पहुंच जाती है। इसके बाद 2 देश के बीच हुई गलतियों की मजेदार कहानी शुरू होती है। अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की, तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है। मुदस्सर अजीज ने काफ़ी अच्छे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। कॉमेडी के पंच के साथ साथ कहानी में रोमांस भी देखने को मिलता है। चेस सीक्वेंस और गानों का शूट भी अच्छा है। किरदारों के बातचीत का ढंग सटीक रखा गया है और सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हालांकि कुछ बातें समझ नहीं आती, जैसे फिल्म का हर किरदार भारत और पाकिस्तान में ऐसे आ जा रहा है जैसे वो एक ही देश के 2 शहरों
शहरों में आ जा रहे हों। किसी को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिंदुस्तानी पाकिस्तान में बेधड़क घुसते हैं, लेकिन कोई इन्हें पकड़ता भी नहीं है। अब यह तो डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि वह भारत और पाकिस्तान के किस युग को दिखा रहे हैं। अगर बात करें स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस की, तो फिल्म में हर एक्टर ने अपने अपने रोल को सहज ढंग से निभाया है। जिमी शेरगिल, अभय देओल और अली फजल अपने रोल में एकदम फिट बैठे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी की है। वही डायना पेंटी और मोमल शेख का काम भी सराहनीय है। पीयूष मिश्रा और बाकी कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। अगर बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो सोहेल सेन ने अल्तमश फरीदी, मीका सिंह, नीति मोहन जैसे सिंगर्स के साथ अच्छा म्यूजिक एल्बम बनाया है। आशिक तेरा, जरा सी दोस्ती और गबरू रेडी तो मिंगल पहले ही पावरफुल हो चुके थे। फिल्म में 2 गाने और भी हैं। वैसे कहानी के हिसाब से गाने ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं रफ्तार को धीमा करते हैं। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है और मसाला भी है, जिसकी वजह से एक अच्छी इंटरटेनर हो सकती है। लेकिन देखने जाएं तो अपना दिमाग घर पर ही रख दें। हैप्पी भाग जाएगी एक 2016 भारतीय हिंदी भाषा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे मुद्दसर अजीज द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और आनंद एल राय और कृष्ण लुल्ला द्वारा निर्मित है। यह नाम मात्र चरित्र के रूप में डायना पेंटी को तारांकित करता है, एक स्वतंत्र उत्साही दुल्हन जो अमृतसर से होकर अपने शादी समारोह से भाग लेती है और अनजाने में लाहौर, पाकिस्तान में आती है। इस उत्पादन में पंटी यानी अभय देओल, जिमी शेरगिल, अली फजल और मोमल शेख शामिल हैं। अजीज ने 2012 में फिल्म के लिए लेखन शुरू किया और बाद में राय बनाने के लिए राय से संपर्क किया। हैप्पी भाग जाएगी क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में माना जाता था और मूल रूप से डाली लाहौर से नामित था। यद्यपि फिल्म एक बड़ा हिस्सा लाहौर में सेट किया गया है। फिल्मिंग को फोटोग्राफी के निर्देशन के रूप में काम करने वाले सौरभ गोस्वामी के साथ पंजाब के विभिन्न हिस्सों में किया गया था। इस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेताओं को शामिल किया गया और शेख की बॉलीवुड की शुरुआत हुई। हैप्पी भाग जाएगी के लिए संगीत सोहेल सेन द्वारा रचित था। इरोज इंटरनेशनल ने उत्पादन के लिए दुनिया भर में विवरण अधिकार हासिल किए, जो कि अंतिम कट में 126 मिनट तक चलता है। 19 अगस्त 2016 को भारत में हैप्पी भाग जाएगी को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। यह फिल्म आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रियाओं के लिए खोला गया, जिन्होंने कलाकारों की भूमिकाओं और हास्य के प्रदर्शन की सराहना की। आलोचना अपने बिखरे पटकथा, असंगत टोन और केंद्रीय चरित्र की अपेक्षाकृत खराब लक्षण वर्णन पर केंद्रित थे। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 391 मिलियन का संग्रह किया। इसे भारत में मीडिया आउटलेट्स द्वारा एक स्लीपर मारा गया था। अगस्त 2013 में रिलीज करने के लिए हैप्पी फिर भाग जाएगी नामक एक सीक्वल का आयोजन किया गया था और उसे रिलीज भी किया गया था। हरप्रीत हैप्पी कौर को अमृतसर भारत में व्यवसायी दमन सिंह बग्गा से शादी करना है, लेकिन उन्होंने अपने संगीतकार प्रेमी गुड्डू से मिलने की योजना बनाई है। वह अनजाने लाहौर के लिए निर्धारित लारी पर खुद को पाती है। वह एक फलों की टोकरी के अंदर फंस गई है, जिसे स्थानीय गवर्नर के बेटे विशाल अहमद के घर में दिया जाता है। इस बीच अमृतसर में गुड्डू को बग्गा ने बंधक बना लिया है। अगर बात करें विकास और एक्टिंग की, तो मुसद्दर अजीज हैप्पी भाग जाए के लिए 2012 से पटकथा पर काम कर रहे थे। परियोजना के लिए प्रीत प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ जब आनंद एल राय ने इसे अजीज के साथ रंग पीला प्रोडक्शन के तहत निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने पर सहमत व्यक्त की। यह एक निर्माता के रूप में राय का पहला उपक्रम था और 4 साल में अजीज एक निर्देशक के रूप में आए। फिल्म को क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में माना गया था और मूल रूप से फिल्म की सेटिंग लाहौर, पाकिस्तान के संदर्भ में डाली लाहौर में नामित किया गया था। बाद में शीर्षक को वर्तमान में बदल दिया गया क्योंकि केंद्रीय चरित्र का नाम हरप्रीत हैप्पी कौर था। राय ने एक निर्देशन से निर्माता के परिवार के बारे में कहा, एक निर्माता के रूप में एक परियोजना से जुड़े होने से उन्हें एक पूर्ण फिल्म निर्माता बनने में मदद मिलेगी। राय ने कहा कि वह अजीज की रचनात्मक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और निर्देशक के रूप में उन्हें पूरी आज़ादी देंगे। अजीज ने फिल्म की बातचीत भी लिखी थी। अगर बात करें रिलीज और मार्केटिंग की, तो हैप्पी भाग जाए के लिए प्रचारक पहला दिखाना पोस्टर और देओल को पारंपरिक सलवार कमीज और स्किनीर्स और क्रमशः एक पठानी सूट और एक नेहरू जैकेट के रूप में दिखाते हैं। 19 जुलाई 2016 को जारी किया गया। फजल और शेरगिल पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय टेलीविजन स्केच कॉमेडी श्रृंखला कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान कलाकारों और चालक द्वारा फिल्म के लिए ट्रेलर जारी किया गया था। रिहाई के बाद 3 मिनट के ट्रेलर को समीक्षकों से सकारात्मक टिप्पणी मिली। डेली न्यूज और एनालिसिस के एक लेखक ने कहा कि बहुत हंगामे और मजेदार क्षण हैं जो आपको गुदगुदी करेंगे। हमारे दिल आप के लिए निकलते हैं
2016 को हैप्पी भाग जाएगी को भारत में नाटकीय रूप में जारी किया गया था। हैप्पी के भागने की कहानी का पहला भाग आपने साल 2016 में देखा था। फिल्म सफल रही और तय किया गया कि इसका अगला भाग और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाए। वैसे अगर आपने फिल्म का पहला भाग नहीं देखा तब भी दूसरे भाग से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। पिछली बार हैप्पी पाकिस्तान भाग गई थी और इस बार दो हैप्पी हैं जो चीन के एक अलग अलग शहरों में भाग रहे हैं। इस बार उन्हें ढूंढने से ज़्यादा बचाने की जद्दोजहद भी है। फिल्म भले ही चीन पर बेस्ड हो, लेकिन वह आपको बहुत ही खूबसूरती से लगातार पटियाला, अमृतसर, दिल्ली, कश्मीर और पाकिस्तान से जोड़ कर रखती है। फिल्म के राइटर और निर्देशक मुदस्सर अजीज ने अपनी पूरी फिल्म में बेहतरीन डायलॉगबाजी से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच की तानातनी पर व्यंग किया है। फिल्म के बहुत से डायलॉग यहाँ आपको हंसाएंगे, वही सोचने पर मजबूर भी करेंगे। तनु बेट्स मनु सीरीज की रांझड़ा के निर्देशक आनंद एल राय इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन फिल्म में उनकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर बात करें कहानी की तो चीन के संघई एयरपोर्ट पर अमृतसर की दो बहनें एक साथ उतरती हैं। पहली हैप्पी यानी डायना पेंटी अपने पति गुड्डू यानी अली फजल के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट में आई हैं और दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा जो कि संघाई के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब ज्वाइन करने आई हैं। एयरपोर्ट पर कुछ चीनी किडनैपर पहली हैप्पी यानी डायना पेंटी को किडनैप करने आते हैं, लेकिन एक जैसे नाम होने की वजह से वह गलती से दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी को किडनैप कर लेते हैं। इस अपहरण में किडनैपर पटियाला से दमन बग्गा यानी जिमी शेरगिल और पाकिस्तान से पुलिस ऑफिसर उस्मान अफरीदी यानी पीयूष मिश्रा को भी अगवा कर चीन लाते हैं। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है यह जानने के लिए आप ये फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात करें इसके अभिनय की तो पूरी फिल्म दूसरी हैप्पी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने बाखूबी निभाया है। लगातार आधी दर्जन से ज़्यादा फ्लॉप फिल्मों के बाद यह फिल्म सोनाक्षी के लिए बड़ी राहत का काम करेगी। सोनाक्षी का अभिनय उभर कर सामने आता है। हिंदी पंजाबी में अपनी डायलॉग डिलीवरी से सोनाक्षी अमृतसर की हरप्रीत कौर को पर्दे पर जीवंत कर देती हैं। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा के बीच की नोकझोंक और जिमी के तकिया कलाम वाले छोटे छोटे डायलॉग फील गुड का एहसास देते हैं। जस्सी गिल पहली बार बॉलीवुड फिल्म में नजर आ रहे हैं और वो अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। अगर बात करें डायरेक्शन की तो मुदस्सर अजीज ने अपने लेखक के लिए मशहूर हैं। डायरेक्शन की तो मुदस्सर अजीज अपने लेखन के लिए मशहूर हैं और इस बार उनकी मेहनत फिल्म के डायलॉग में साफ नज़र आती है। जिस तरह की फिल्म है उस हिसाब से कोई भी सीन या डायलॉग ओवर नहीं लगता और सिचुएशन के हिसाब से सब सटीक लगता है। इनके निर्देशन की पकड़ भी पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर लगता है, लेकिन उबाऊ नहीं है। अगर बात करें इसके संगीत की तो फिल्म का कोई गाना बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखिए। अच्छे डायलॉग जिसमें व्यंग भी है, एक अच्छी सिचुएशन कॉमेडी, सोनाक्षी का बदला अंदाज, जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा का अभिनय आपको निराश नहीं करेगा। बॉलीवुड फिल्मों के ज़्यादातर स्वीकल निशाने पर नहीं लगते। हैप्पी भाग जाएगी का स्वीकल हैप्पी फिर भाग जाएगी पहली फिल्म की परछाई मात्र साबित हुए है। फिल्म में कुछ उम्दा लोगों के नाम जुड़े हुए थे, जिससे उम्मीद जागी थी कि यह सीक्वल सिर्फ पहले भाग की सफलता को भुनाने के लिए नहीं बनाया होगा, लेकिन फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद ही यह आशा निराशा में बदल जाती है। हैप्पी पहली फिल्म में पाकिस्तान पहुंच गई थी, इस बार चीन को चुना गया है। एक हैप्पी यानी डायना पेंटी के साथ दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा भी आ मिली है। दो हैप्पी होंगी तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, बस इसी बात के आसपास कहानी घूमती रहती है। हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा चीन में उस इंसान से बदला लेने आई हैं जो उसके साथ शादी तोड़ देता है। उसी समय चीन में दूसरी हैप्पी यानी डायना पेंटी भी अपने पति गुड्डू यानी अली फजल के साथ मौजूद हैं। हैप्पी के जरिए चीनी माफिया पाकिस्तान ने अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं और वे भूल से उस हैप्पी का अपहरण कर लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए चीनी माफिया भारत से बग्गा यानी जिमी शेरगिल और पाकिस्तान से अफरीदी यानी पीयूष मिश्रा को भी जठवा कर चीन ले आते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटीज का फार्मूला यहाँ लगाया जाता है, लेकिन यह काम नहीं कर पाता है। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर मेहनत नहीं की गई है। मनोरंजन के नाम पर दिमाग को घर पर रखकर आए तो भी यह फिल्म मनोरंजन नहीं करती है। फिल्म के लेखक और निर्देशक मुदस्सर अजीज पिछली फिल्म के चुटकुलों को ही यहाँ दोहराते नजर आए हैं। उन्होंने लोकेशन बदलकर पूरी फिल्म चीन में बनाकर दर्शक का ध्यान बांटने की कोशिश की है, लेकिन कामयाबी नहीं पा पाए। फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं है और कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। स्क्रिप्ट में भी ऐसी बात नहीं है कि यह लगातार हंसाती रहे।
कुछ वन लाइनर और कुछ सीन जरूर मज़ेदार हैं। चीनी को हिंदी बोलते या गाने गाते देखना अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह के संवाद और दर्शकों की संख्या बहुत कम है। हैप्पी फिर भाग जाएगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो पाती। दर्शकों को हंसाने की भरपूर कोशिश साफ दिखाई देती है, लेकिन मज़ा नहीं आता। एक ही चुटकुलों को बार बार खींचा गया है, जिससे मनोरंजन का झरना बहुत जल्दी सूख जाता है। आखिर कब तक तेरा भाई या खुशी यानी जस्सी गिल को शक लगने पर बड़बड़ाने वाले सीन पर बार बार हंस सकते हैं। माँ का जू या फाक्यू जैसे नामों पर कैसे ठहाका लगाया जा सकता है। शुरुआती आधे घंटे के बाद फिल्म का ग्राफ लगातार नीचे की ओर आता है और आखिरी के 45 मिनट में तो फिल्म उबाऊ हो जाती है। क्लाइमैक्स भी थका हुआ है। मुदस्सर अजीज ने निर्देशक के रूप में अपने लेखन की कमियों को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने फिल्म के दो नए किरदारों यानी सोनाक्षी सिन्हा और जस्सी गिल पर ज़्यादा फोकस किया है और अली फजल, डायना पिंटी, पीयूष मिश्रा, जिमी शेरगिल पर कम ध्यान दिया है। यह प्रयोग असफल रहा है क्योंकि दर्शक को पुराने किरदारों को देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। पीयूष और जिमी ज़्यादातर दर्शकों में नजर आते हैं, लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं रहता। सोनाक्षी सिन्हा कंफ्यूज नजर आई हैं और पूरी फिल्म में भागती ही रही हैं। जस्सी गिल का अभिनय प्रभावित करता है। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। डायना पेंटी और अली फजल तो चीन सिर्फ घूमने के लिए आए थे, अपार शक्ति खुराना रंग में नजर नहीं आए हैं। फिल्म का संगीत भी कमजोर है, लेकिन गानों का पिक्चराइजेशन अच्छा है। इस बार हैप्पी के साथ साथ दर्शक भी भाग जाएंगे। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल, ए कलर योलो प्रोडक्शन। इसके निर्माता हैं आनंद एल राय, क्रिस कालुल्ला। इसके निर्देशक हैं मुदस्सर अजीज। इसमें संगीत दिया है सोहेल सेन ने। इसके कलाकार हैं सोनाक्षी सिन्हा, जस्सी गिल, जिमी शेरगिल, पीयूष मिश्रा, डायना पेंटी, अली फजल, अपार शक्ति खुराना। सेंसर सर्टिफिकेट ये है 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म। रेटिंग 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। हैप्पी आगे आगे और बाकी पीछे पीछे, लेकिन हैप्पी कौन है? एक असली और दूसरी उसकी हमनाम। यहाँ कंफ्यूजन वाली भाग दौड़ है, गलत महफी में होने वाली किडनैपिंग। हैप्पी फिर भाग जाएगी में एक हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा जरूर नहीं है, लेकिन कॉमेडी पुरानी और उबाऊ है। पिछली बार शादी के मंडप से भाग निकलने वाली पुरानी हैप्पी यानी डायना पेंटी अब गुड्डे यानी अली फजल के साथ चीन में एक प्रोग्राम करने जाती है, जबकि नई हैप्पी एक चीन कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती है। पुरानी हैप्पी का अपहरण होना है, परंतु किडनैप हो जाती है नई वाली हैप्पी। गलत महफी से शुरू होने वाली फिल्म आगे बढ़ते हुए सिर्फ ऊब पैदा करती है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वालों और निर्देशक ने कोई सिरा कसकर नहीं बांधा है। इक्का दुक्का छड़ों को छोड़े तो हैप्पी फिर भाग जाएगी एंटरटेन नहीं करती। कॉमेडी के नाम पर बेसिर पैर की बातें और तुकबंदी टाइप के संवाद हैं। उसी अंदाज में ताजगी यही है कि इस बार सारी भागदौड़ पिछली बार के पाकिस्तान के बजाय चीन में हो रही है। चीनी लोकेशन जरूर खूबसूरत हैं, पूरी फिल्म चीन में शूट हुई है। कहानी बताती है कि पंजाबी बड़े दिलवाले हैं, जबकि चीनी चालाक हैं। इससे पैदा होने वाली कॉमेडी को छोड़ दे तो हैप्पी फिर भाग जाएगी में कई दोहराव हैं। कई जगह लगता है कि निर्देशक ने कलाकारों को कहानी और किरदार बताने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया है कि जो चाहे वो करें। फिल्म को खराब ढंग से लिखा गया है। कॉमेडी के नाम पर तुकबंदियों के 60-70 के दशक पुराने फिसलन भरे सीन रचे गए हैं। रोमांस और इमोशन गायब हैं, थ्रिल भी नहीं है। ऐसे में हैप्पी फिर भाग जाएगी बुरी तरह निराश करती है। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा के किरदार पिछली बार की तरह ही लाउड है, वो मुस्कान नहीं ला पाते। सोनाक्षी प्रभावित नहीं करती, केवल जस्सी गिल जरूर चीनी अंदाज में बोलते हुए थोड़ी राहत प्रदान करते हैं। बेहतर है कि हैप्पी की पुरानी कड़ी को फिर ही देख लिया जाए तो इस फिल्म से अच्छा है। मेरे यार की शादी है 2002 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन संजय गधवी द्वारा किया गया है। मुख्य भूमिकाओं में उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, बिपाशा बसु और अपनी पहली फिल्म में ट्यूलिप जोशी हैं। फिल्म सफल रही थी और इसे सफल घोषित किया गया था। इसमें संगीत दिया है जीत प्रीतम ने। इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। ये 7 जून 2002 को रिलीज हुई थी। ये 159 मिनट की फिल्म है, भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। संजय मल्होत्रा यानी उदय चोपड़ा मुंबई में अपनी दोस्त रिया यानी बिपाशा बसु के साथ रहता है। उसे अपने बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा यानी ट्यूलिप जोशी से एक फ़ोन कॉल प्राप्त होता है, जो उसे अपनी शादी की खबर के साथ झटका देती है। दुर्भाग्यवश संजय ने अंजलि से कई वर्षों से प्यार किया है। ईर्ष्यापूर्ण और निराश संजय उसकी शादी को रोकने के इरादे से अंजलि के पास पहुंचता है। संजय अंजलि के घर जाता है और जल्द ही उसके दूल्हे रोहित खन्ना यानी जिमी शेरगिल से मिलता है। संजय को लगातार उसके व्यवहार के लिए फटकारा और झिड़का जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता है।
संजय तब योजना शुरू करता है जब उसने रोहित और परिवार के सभी पुरुषों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रोहित पूरी तरह नशे में धुत होता है। वह जान जाता है कि संजय उसकी शादी को रोकने के लिए आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेता है कि संजय इसमें विफल रहेगा। संजय और रिया अंजलि को जलाने की कोशिश करते हैं कि वह जान जाए कि उससे प्यार करती है। अंजलि के मेहंदी समारोह में रिया अंजलि को बताती है कि वह और संजय कभी प्रेमी नहीं थे। अंजलि को पता चलता है कि वह संजय से अपने पूरे जीवन से प्यार करती थी, लेकिन इसे उसने कभी नहीं समझा और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में ही माना। जब रोहित को पता चलता है कि उसका दिल टूट जाता है, रोहित अंजलि की मां को बताता है कि अंजलि के दूल्हे के लिए उसकी और उनकी बेटी के पास एक ही विकल्प है। अपनी शादी में उसकी अनुपस्थिति को जानने पर अंजलि ने अपने दुल्हन के लिबास में संजय से मिलने मुंबई जाती है। वह उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। संजय ने अपने प्यार को व्यक्त करते हुए कहा कि वह उसे किसी और से शादी करते नहीं देख सकता। अंत में दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं। हालांकि रोहित अपनी चुनौती में विफल रहता है, फिर भी वह अपने प्यार के लिए खुश है। अंत में संजय और अंजलि शादी कर चुके होते हैं और रोहित और रिया अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में गाते और नृत्य करते हैं और इसी तरह यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें संगीत की तो जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीतबद्ध गीत गांगुली और प्रीतम ने मिलकर किया है। अगर बात करें संगीत की तो जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीतबद्ध गीत गांगुली और प्रीतम ने मिलकर किया है। एल्बम सफल रही थी। इसमें पहला सॉन्ग था एक लड़की, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था हमने सुना है, जिसे गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और सुदेश भोसले, जसपिंदर नरूला ने। तीसरा सॉन्ग था सरारा, जिसे गाया था सोनू निगम एवं आशा भोसले ने। चौथा सॉन्ग था जागे जागे, जिसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। पांचवा सॉन्ग था हम दोनों जैसे कौन है यहाँ, जिसे गाया था के सुनिधि चौहान एवं अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था मेरे यार की शादी है, जिसे गाया था उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था मेरे यार की शादी है, जो कि संस्करण 2 में था, जिसे गाया था सोनू निगम एवं श्वेता पंडित ने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तनु वेड्स मनु मूवी के बारे में, तो आप बने रहिए इस वीडियो में इससे रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार वैसा ही पेश किया जाता है जिस तरह वैवाहिक विज्ञापनों में वधू चाहने वाले लोग अपनी पसंद बताते हैं। सुंदर सुशील भव्य हीरोइन को सिगरेट पीते, शराब गटकते और अपने माँ बाप से बगावत करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। तनु वेड्स मनु की हीरोइन ऐसी ही है, आदर्श लड़की से एकदम अलग, बिंदास, मुंहफट, लगातार बॉयफ्रेंड बदलते रहती है और विद्रोही है। तनु नामक यही कैरेक्टर फिल्म को एक अलग लुक प्रदान करता है और फिल्म ज्यादातर वक्त बांध कर रखती है। तनु वेड्स मनु देखते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब वी मेट और बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में याद आती हैं, क्योंकि इसकी धागे जैसी पतली कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट इन हिट फिल्मों जैसा है। लेकिन फिल्म के किरदार और यूपी का बैकग्राउंड फिल्म को एक अलग लुक देता है। तनु यानी कंगना को अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना है। उधर मनु यानी माधवन पर भी उसके माता पिता शादी का दबाव डालते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है और तनु से मनु प्यार कर बैठता है। शादी के लिए हाँ कह जाता है, लेकिन तनु इसके लिए राजी नहीं है। वह किसी और को चाहती है और उसके कहने से मनु शादी से इनकार कर देती है। तनु को मन भुला नहीं पाता और पंजाब में अपने दोस्त की शादी के दौरान उसकी मुलाकात फिर तनु से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तनु अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं, तनु मनु की हो जाती है। कुछ लोगों को तनु का शादी और प्यार को लेकर इतना कंफ्यूजन होना अखर सकता है, क्योंकि हर बार अपना निर्णय बदलती रहती है और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन निर्देशक ने शुरू से ही दिखाया है कि वह है ही ऐसी। जिंदगी के प्रति उसका नजरिया लापरवाह किस्म का है और उसका असर इसके निर्णय लेने पर भी पड़ता है। फिल्म का पतला हिस्सा मजेदार है, चुटेले संवाद और उम्दा सीन लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। मध्यांतर ऐसे बिंदु पर आकर किया है कि उत्सुकता बनती है कि मध्यांतर के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर है। तनु और मनु की निर्णय की स्थिति को लंबा खींचा गया है और मेलोड्रामा थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। जिमी शेरगिल वाला ट्रैक ठूंसा हुआ लगता है। वह माधवन की ठुकाई करने का जिम्मा रवि किशन को देता है। इसके बावजूद वह माधवन को नहीं पहचान पाता, लेकिन इस कमजोरियों के बावजूद फिल्म मनोरंजक लगती है।
क्योंकि तन और मनु के अलावा कुछ बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसमें दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर का उल्लेख जरूरी है, जो तन और मनु के दोस्त के रूप में नजर आते हैं। निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म के चरित्र पर खासी मेहनत की है और इसी वजह से फिल्म रोचक बन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और वहां के रहने वाले लोगों के मिजाज को बाखूबी पेश किया गया है। दूसरे हाफ में यदि स्क्रिप्ट की थोड़ी मदद उन्हें मिली होती तो फिल्म बेहतरीन बन जाती। कंगना फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुई है, वह लीड रोल में हैं, लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कंगना अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाई। तनु का जो कैरेक्टर है उसमें कंगना चमक नहीं ला पाई। डायलॉग डिलीवरी सुधारने की उन्हें सख्त जरूरत थी। लंदन से लड़की की तलाश में भारत आए मनु के किरदार में माधवन जमे हैं। एक भला इंसान, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा और सच्चे प्रेमी की झलक उनके अभिनय में देखने को मिलती है। जिमी शेरगिल का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। हिट नहीं होने के बावजूद फिल्म का संगीत मधुर है। तनु वर्सेस मनु की कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर, संवाद और कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। आइए जानते हैं इसकी असली और फुल कहानी। मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु यानी माधवन लंदन में रहने वाला एक NRI डॉक्टर है। वह भारतीय दुल्हन खोजने और शादी करने के लिए भारत आता है। उसके माता पिता उनसे मिलने के लिए कुछ लड़कियों को पहले ही शॉर्ट लिस्ट में कर चुके हैं और वह अपने दोस्त पप्पी यानी दीपक डोबरियाल के साथ तनुजा त्रिवेदी और तनु यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए उसे कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में उतरने के बाद गुंडों का एक झुंड मनु को रेलवे स्टेशन में पकड़ लेता है और उसे कुछ थप्पड़ देता है। लेकिन जब पप्पी को मनु का पता चलता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है। तनु के घर पर माता पिता के दो सेट यह पाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और यह तय करते हैं कि अगर मनु को तनु पसंद है तो वे तुरंत मामले को अंतिम रूप से दे सकते हैं। एक मामूली अड़चन है कि तनु की माँ अपने मेहमानों से कहती है कि तनु काल से बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह मनु से तनु के बेडरूम तक जाने और वहां उससे मिलने के लिए कहती है। वह मनु को तनु के कमरे दिखाती है और रसोई में चली जाती है। तनु बहुत गैर जिम्मेदार है और मनु शुरू में सोचता है कि वह शर्मिला और संकोची है। उसे जल्द ही पता चलता है कि तनु वास्तव में तेजी से सो रही है। वह अपनी सुंदर नींद की आकृति पर गजरा लगती है और तुरंत आसक्त हो जाती है। वह नीचे आता है और दोनों परिवारों को बताता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। सगाई को सार्वजनिक करने से पहले परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान तनु को मनु के साथ निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है और उसे बताती है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे वह सो जाए। वह उसे बेरहमी से कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है और यह कि उसके प्रेमी का नाम उसके सीने पर टैटू है। उसे यह भी बताती है कि जब वह कानपुर में उतरा तो ठगों ने उसके प्रेमी को भेज दिया था। वह मांग करती है कि मनु को अब उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। मनु बेहद निराश है क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन वह शिष्टापूर्वक सब काम करता है, खुद पर दोषारोपण करता है और किसी को इस तथ्य का खुलासा करना कि लड़की का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है। वह अपने पिता से तनु के माता पिता को बताती है कि उसने उससे शादी नहीं करने का फैसला किया है। तनु के माता पिता आयोजनों के इस मोड़ पर थोड़े से कम है, लेकिन चूंकि आगामी सगाई केवल उन्हें ही पता थी इसलिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सप्ताह बीत जाता है और मनु के माता पिता उससे मिलने के लिए अपनी शॉर्ट लिस्ट से अन्य प्रस्ताव लाते हैं। वह उपयुक्त परिवारों की कई भावी लड़कियों से मिलता है, लेकिन तनु को भूल नहीं पाता है। उनसे मिलने वाली लड़कियों में से एक आयुषी यानी नेहा कौल है, जिसका हाथ किसी समस्या के कारण टेढ़ा हो गया है। जहां दो परिवार एक साथ बैठे हैं, आयुषी का भाई राजा यानी जिमी शेरगिल घर आता है और खून से लथपथ और निराश हो जाता है। उसके पिता निराशा व्यक्त करते हैं कि राज झगड़े में रहता है। बाद में छत पर राजा और मनु की बातचीत होती है, जहां राजा मनु को सलाह देता है कि वह अपने हाथ की स्थिति के बावजूद अपनी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वह उसे उसके कामों को ठीक से करने से नहीं रोकता और वह वैसे भी उचित उपचार के साथ ठीक हो जाएगा। मनु इस बात से सहमत है कि आयुषी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कहना है कि वह असहाय और उससे शादी नहीं कर सकती। राजा समझता है कि कुछ गलत है और ईमानदार होने के लिए मनु का सम्मान करता है।
बाद में घर पर मनु ने घोषणा की कि वह अब शादी नहीं करेगा और लंदन के लिए रवाना होने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन पप्पी ने उसे एक अन्य स्कूल दोस्त जस्सी यानी एजाज खान की शादी के बारे में सूचित किया और वह इसमें भाग लेने के लिए पंजाब चले गए। पहुंचने पर मनु को पता चलता है कि तनु भी शादी में भाग ले रही है और वह जैली की दुल्हन पायला सुरभास्कर की दोस्त है। जस्सी और पप्पी मनु को सलाह देते हैं कि वे कोशिश करे और उससे जीत ले। अगले कुछ दिनों में मनु और तनु ने एक दोस्ती की। तनु का भी प्रेमी है, लेकिन मनु का ध्यान आकर्षित करता है और जब मनु अपने प्रेमी के बारे में पूछती है तो वह मजाक करता है। आइए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। तनुबेट्स मनु ने रिलीज होने से पहले हफ्ते में 185 मिलियन का कारोबार किया था। इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 85.0 मिलियन और इसका 2 हफ्ता का कुल रुपया 272.5 मिलियन नेट। तीसरे सप्ताह में इसका कुल कारोबार लगभग 50 मिलियन नेट, जो कि कलेक्शन 3 सप्ताह में 322.5 मिलियन नेट। चौथे हफ्ते में फिल्म ने 35.0 मिलियन नेट अपने 4 हफ्ते में संग्रहित किया था। इस तरह उन्होंने अपने पूरे 4 हफ्तों में 360 मिलियन की कमाई की थी। चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें फर्स्ट सॉन्ग था शादी गली। इसका साउंड ट्रैक कृष्ण सालू द्वारा जो इसके लारिश लिखे गए हैं और इसके लारिश लिखे गए हैं राजशेखर के द्वारा। इसमें फर्स्ट सॉन्ग था शादी गली, जिसके सिंगर थे लेम्बर हुसैनपुरी। ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार वैसा ही पेश किया जाता है जिस तरह वैवाहिक विज्ञापनों में वधू चाहने वाले लोग अपनी पसंद बताते हैं। सुंदर, सुशील, भव्य हीरोइन को सिगरेट पीते, शराब गटकते और अपने माँ बाप से बगावत करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। तनुबेट्स मनु की हीरोइन ऐसी ही है, आदर्श लड़की से एकदम अलग, बिंदास, मुंहफट, लगातार बॉयफ्रेंड बदलते रहती है और विद्रोही है। तनु नामक यही कैरेक्टर फिल्म को एक अलग लुक प्रदान करता है और फिल्म ज्यादातर वक्त बांध कर रखती है। तनुबेट्स मनु देखते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब वी मेट और बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में याद आती हैं, क्योंकि इसकी धागे जैसी पतली कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट इन हिट फिल्मों जैसा है। लेकिन फिल्म के किरदार और यूपी का बैकग्राउंड फिल्म को एक अलग लुक देता है। तनु यानी कंगना को अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना है। उधर मनु यानी माधवन पर भी उसके माता पिता शादी का दबाव डालते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है और तनु से मनु प्यार कर बैठता है। शादी के लिए हाँ कह जाता है, लेकिन तनु इसके लिए राजी नहीं है। वह किसी और को चाहती है और उसके कहने से मनु शादी से इनकार कर देती है। तनु को मन भुला नहीं पाता और पंजाब में अपने दोस्त की शादी के दौरान उसकी मुलाकात फिर तनु से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तनु अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं और तनु मनु की हो जाती है। कुछ लोगों को तनु का शादी और प्यार को लेकर इतना कन्फ्यूजन होना अखर सकता है, क्योंकि हर बार अपना निर्णय बदलती रहती है और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन निर्देशक ने शुरू से ही दिखाया है कि वह है ही ऐसी। जिंदगी के प्रति उसका नज़रिया लापरवाह किस्म का है और उसका असर इसके निर्णय लेने पर भी पड़ता है। फिल्म का पतला हिस्सा मज़ेदार है। चुटेले संवाद और उम्दा सीन लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। मध्यांतर ऐसे बिंदु पर आकर किया है कि उत्सुकता बनती है कि मध्यांतर के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमज़ोर है। तन और मनु की निर्णय की स्थिति को लंबा खींचा गया है और मेलोड्रामा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। जिमी शेरगिल वाला ट्रैक ठूंसा हुआ लगता है। वह माधवन की ठुकाई करने का जिम्मा रवि किशन को देता है। इसके बावजूद वह माधवन को नहीं पहचान पाता, लेकिन इस कमजोरियों के बावजूद फिल्म मनोरंजक लगती है, क्योंकि तन और मनु के अलावा कुछ बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसमें दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर का उल्लेख जरूरी है, जो तन और मनु के दोस्त के रूप में नजर आते हैं। निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म के चरित्र पर खासी मेहनत की है और इसी वजह से फिल्म रोचक बन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और वहां के रहने वाले लोगों के मिजाज को बाखूबी पेश किया गया है। दूसरे हाफ में यदि स्क्रिप्ट की थोड़ी मदद उन्हें मिली होती तो फिल्म बेहतरीन बन जाती। कंगना फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुई है। वह लीड रोल में हैं, लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरीन
लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कंगना अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाई। तनु का जो कैरेक्टर है उसमें कंगना चमक नहीं ला पाई। डायलॉग डिलीवरी सुधारने की उन्हें सख्त जरूरत थी। लंदन से लड़की की तलाश में भारत आए मनु के किरदार में माधवन जमे हैं। एक भला इंसान, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा और सच्चे प्रेमी की झलक उनके अभिनय में देखने को मिलती है। जिमी शेरगिल का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। हिट नहीं होने के बावजूद फिल्म का संगीत मधुर है। तनु वर्सेस मनु की कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर, संवाद और कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। जानते हैं इसकी असली और फुल कहानी। मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु यानी माधवन लंदन में रहने वाला एक NRI डॉक्टर है। वह भारतीय दुल्हन खोजने और शादी करने के लिए भारत आता है। उसके माता पिता उनसे मिलने के लिए कुछ लड़कियों को पहले ही शॉर्ट लिस्ट में कर चुके हैं और वह अपने दोस्त पप्पी यानी दीपक डबरियाल के साथ तनुजा त्रिवेदी और तनु यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए उसे कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में उतरने के बाद गुंडों का एक झुंड मनु को रेलवे स्टेशन में पकड़ लेता है और उसे कुछ थप्पड़ देता है। लेकिन जब पप्पी को मनु का पता चलता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है। तनु के घर पर माता पिता के दो सेट यह पाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और यह तय करते हैं कि अगर मनु को तनु पसंद है तो वे तुरंत मामले को अंतिम रूप से दे सकते हैं। एक मामूली अड़चन है कि तनु की माँ अपने मेहमानों से कहती है कि तनु काल से बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह मनु से तनु के बेडरूम तक जाने और वहां उससे मिलने के लिए कहती है। वह मनु को तनु के कमरे दिखाती है और रसोई में चली जाती है। बहुत गैर जिम्मेदार है और मनु शुरू में सोचता है कि वह शर्मिला और संकोची है। उसे जल्द ही पता चलता है कि तनु वास्तव में तेजी से सो रही है। वह अपनी सुंदर नींद की आकृति पर गजरा लगती है और तुरंत आसक्त हो जाती है। वह नीचे आता है और दोनों परिवारों को बताता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। सगाई को सार्वजनिक करने से पहले परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान तनु को मनु के साथ निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है और उसे बताती है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे वह सो जाए। वह उसे बेरहमी से कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है और यह कि उसके प्रेमी का नाम उसके सीने पर टैटू है। वह निराश है क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन वह शिष्टापूर्वक सब काम करता है, खुद पर दोषारोपण करता है और किसी को इस तथ्य का खुलासा करना कि लड़की का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है। वह अपने पिता से तनु के माता पिता को बताती है कि उसने उससे शादी नहीं करने का फैसला किया है। तनु के माता पिता आयोजनों के इस मोड़ पर थोड़े से कम है, लेकिन चूंकि आगामी सगाई केवल उन्हें ही पता थी इसलिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सप्ताह बीत जाता है और मनु के माता पिता उससे मिलने के लिए अपनी शॉर्ट लिस्ट से अन्य प्रस्ताव लाते हैं। वह उपयुक्त परिवारों की कई भावी लड़कियों से मिलता है, लेकिन तनु को भूल नहीं पाता है। उनसे मिलने वाली लड़कियों में से एक आयुषी यानी नेहा कौल है, जिसका हाथ किसी समस्या के कारण टेढ़ा हो गया है। जहां दो परिवार एक साथ बैठे हैं, आयुषी का भाई राजा यानी जिमी शेरगिल घर आता है और खून से लथपथ और निराश हो जाता है। उसके पिता निराशा व्यक्त करते हैं कि राज झगड़े में रहता है। पर राजा और मनु की बातचीत होती है, जहां राजा मनु को सलाह देता है कि वह अपने हाथ की स्थिति के बावजूद अपनी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वह उसे उसके कामों को ठीक से करने से नहीं रोकता और वह वैसे भी उचित उपचार के साथ ठीक हो जाएगा। मनु इस बात से सहमत है कि आयुषी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कहना है कि वह असहाय और उससे शादी नहीं कर सकती। राजा समझता है कि कुछ गलत है और ईमानदार होने के लिए मनु का सम्मान करता है। बाद में घर पर मनु ने घोषणा की कि वह अब शादी नहीं करेगा और लंदन के लिए रवाना होने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन पप्पी ने उसे एक अन्य स्कूल दोस्त जस्सी यानी एजाज खान की शादी के बारे में सूचित किया और वह इसमें भाग लेने के लिए पंजाब चले गए। पहुंचने पर मनु को पता चलता है कि तनु भी शादी में भाग ले रही है और वह जैली की दुल्हन पायला सुरभास्कर की दोस्त है। जस्सी और पप्पी मनु को सलाह देते हैं कि वे कोशिश करें और उससे जीत ले। अगले कुछ दिनों में मनु और तनु ने एक दोस्ती की
हैप्पी भाग जाएगी मूवी में लाहौर में रहने वाला बिलाल अहमद यानी अभय देओल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसे अपने सपने की कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वह आला दर्जे का राजनेता बने। बिलाल अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए राजनेता बन जाता है। उसकी शादी उसकी बचपन की दोस्त जोया यानी मोमल शेख से होती है। बिलाल की जिंदगी में तब तक सब अच्छा चलता है जब तक उसके दरवाजे पर 3 उपहारों की टोकरियां डिलीवर नहीं होती। ये टोकरियां अमृतसर से आई हैं। इसी बीच हैप्पी हरप्रीत कौर यानी डायना पेंटी जो अमृतसर की है की शादी दमन सिंह बग्गा यानी जिमी शेरगिल से होने वाली होती है। यह गुंडे से पार्षद बना है, परंतु हैप्पी को गुड्डू यानी गुरदीप सिंह यानी अली फजल से प्यार है। हैप्पी अपनी शादी से भाग जाती है और टोकरियों वाले ट्रक में कूद जाती है। कुछ ट्रक बिलाल के घर पाकिस्तान पहुंचते हैं, इनमें हैप्पी भी पाकिस्तान पहुंच जाती है। इसके बाद 2 देश के बीच हुई गलतियों की मजेदार कहानी शुरू होती है। अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है। मुदस्सर अजीज ने काफ़ी अच्छे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। कॉमेडी के पंच के साथ साथ कहानी में रोमांस भी देखने को मिलता है। चेस सीक्वेंस और गानों का शूट भी अच्छा है। किरदारों के बातचीत का ढंग सटीक रखा गया है और सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हालांकि कुछ बातें समझ नहीं आती, जैसे फिल्म का हर किरदार भारत और पाकिस्तान में ऐसे आ जा रहा है जैसे वो एक ही देश के 2 शहरों में आ जा रहे हों। किसी को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदुस्तानी पाकिस्तान में बेधड़क घुसते हैं, लेकिन कोई इन्हें पकड़ता भी नहीं है। अब यह तो डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि वह भारत और पाकिस्तान के किस युग को दिखा रहे हैं। अगर बात करें स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की तो फिल्म में हर एक्टर ने अपने अपने रोल को सहज ढंग से निभाया है। जिमी शेरगिल, अभय देओल और अली फजल अपने रोल में एकदम फिट बैठे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी की है। वही डायना पेंटी और मोमल शेख का काम भी सराहनीय है। पीयूष मिश्रा और बाकी कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। अगर बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की तो सोहेल सेन ने अल्तमस फरीदी, मीका सिंह, नीति मोहन जैसे सिंगर्स के साथ अच्छा म्यूजिक एल्बम बनाया है। आशिक तेरा, जरा सी दोस्ती और गबरू रेडी तो मिंगल पहले ही पावरफुल हो चुके थे। फिल्म में 2 गाने और भी हैं। वैसे कहानी के हिसाब से गाने ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं रफ्तार को धीमा करते हैं। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है और मसाला भी है, जिसकी वजह से एक अच्छी एंटरटेनर हो सकती है। लेकिन देखने जाएं तो अपना दिमाग घर पर ही रख दें। हैप्पी भाग जाएगी एक 2016 भारतीय हिंदी भाषा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे मुदस्सर अजीज द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और आनंद एल राय और कृष्ण लुल्ला द्वारा निर्मित है। यह नाम मात्र चरित्र के रूप में डायना पेंटी को तारांकित करता है, एक स्वतंत्र उत्साही दुल्हन जो अमृतसर से होकर अपनी शादी समारोह से भाग लेती है और अनजाने में लाहौर पाकिस्तान में आती है। इस उत्पादन में पंटी यानी अभय देओल, जिमी शेरगिल, अली फजल और मोमल शेख शामिल हैं। अजीज ने 2012 में फिल्म के लिए लेखन शुरू किया और बाद में राय बनाने के लिए राय से संपर्क किया। हैप्पी भाग जाएगी क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में माना जाता था और मूल रूप से डाली लाहौर से नामित था। यद्यपि फिल्म एक बड़ा हिस्सा लाहौर में सेट किया गया है। फिल्मिंग को फोटोग्राफी के निर्देशन के रूप में काम करने वाले सौरभ गोस्वामी के साथ पंजाब के विभिन्न हिस्सों में किया गया था। इस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेताओं को शामिल किया गया और शेख की बॉलीवुड की शुरुआत हुई। हैप्पी भाग जाएगी के लिए संगीत सोहेल सेन द्वारा रचित था। इरोज इंटरनेशनल ने उत्पादन के लिए दुनिया भर में विवरण अधिकार हासिल किए, जो कि अंतिम कट में 126 मिनट तक चलता है। 19 अगस्त 2016 को भारत में हैप्पी भाग जाएगी को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। यह फिल्म आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रियाओं के लिए खोला गया, जिन्होंने कलाकारों की भूमिकाओं और हास्य के प्रदर्शन की सराहना की। आलोचना अपने बिखरे पटकथा, असंगत टोन और केंद्रीय चरित्र की अपेक्षाकृत खराब लक्षण वर्णन पर केंद्रित थे। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 391 मिलियन का संग्रह किया। इसे भारत में मीडिया आउटलेट्स द्वारा एक स्लीपर मारा गया था। अगस्त 2013 में रिलीज करने के लिए हैप्पी फिर भाग जाएगी नामक एक सीक्वल का आयोजन किया गया था और उसे रिलीज भी किया गया था। हरप्रीत हैप्पी कौर को अमृतसर भारत में व्यवसायी दमन सिंह बग्गा से शादी करना है, लेकिन उन्होंने अपने संगीतकार प्रेमी गुड्डू से मिलने की योजना बनाई है। वह अनजाने लाहौर के लिए निर्धारित लारी पर खुद को पाती है। वह एक फलों की टोकरी के अंदर फंस गई है, जिसे स्थानीय गवर्नर के बेटे बिलाल अहमद के घर में दिया जाता है। इस बीच अमृतसर में गुड्डू को बग्गा ने बंधक बना लिया है।
अगर बात करें विकास और एक्टिंग की तो मुसद्दर अजीज हैप्पी भाग जाए के लिए 2012 से पटकथा पर काम कर रहे थे। परियोजना के लिए प्रीत प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ जब आनंद एल राय ने इसे अजीज के साथ रंग पीला प्रोडक्शन के तहत निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने पर सहमत व्यक्त की। यह एक निर्माता के रूप में राय का पहला उपक्रम था और 4 साल में अजीज एक निर्देशक के रूप में आए। फिल्म को क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में माना गया था और मूल रूप से फिल्म की सेटिंग लाहौर पाकिस्तान के संदर्भ में डाली लाहौर में नामित किया गया था। बाद में शीर्षक को वर्तमान में बदल दिया गया क्योंकि केंद्रीय चरित्र का नाम हरप्रीत हैप्पी कौर था। राय ने एक निर्देशन से निर्माता के परिवार के बारे में कहा, एक निर्माता के रूप में एक परियोजना से जुड़े होने से उन्हें एक पूर्ण फिल्म निर्माता बनने में मदद मिलेगी। राय ने कहा कि वह अजीज की रचनात्मक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और निर्देशक के रूप में उन्हें पूरी आज़ादी देंगे। अजीज ने फिल्म की बातचीत भी लिखी थी। अगर बात करें रिलीज और मार्केटिंग की तो हैप्पी भाग जाए के लिए प्रचारक पहला दिखाना पोस्टर और देवल को पारंपरिक सलवार कमीज और स्किनर्स और क्रमशः एक पठानी सूट और एक नेहरू जैकेट के रूप में दिखाते हैं। 19 जुलाई 2016 को जारी किया गया फजल और शेरगिल पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय टेलीविजन स्केच कॉमेडी श्रृंखला कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान कलाकारों और चालक द्वारा फिल्म के लिए ट्रेलर जारी किया गया था। रिहाई के बाद 3 मिनट के ट्रेलर को समीक्षकों से सकारात्मक टिप्पणी मिली। डेली न्यूज और एनालिसिस के एक लेखक ने कहा कि बहुत हंगामे और मजेदार क्षण हैं जो आपको गुदगुदी करेंगे। हमारे दिल आप के लिए निकलते हैं। 2016 को हैप्पी भाग जाएगी को भारत में नाटकीय रूप में जारी किया गया था। हैप्पी के भागने की कहानी का पहला भाग आपने साल 2016 में देखा था। फिल्म सफल रही और तय किया गया कि इसका अगला भाग और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाए। वैसे अगर आपने फिल्म का पहला भाग नहीं देखा तब भी दूसरे भाग से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। पिछली बार हैप्पी पाकिस्तान भाग गई थी और इस बार दो हैप्पी हैं जो चीन के एक अलग अलग शहरों में भाग रहे हैं। इस बार उन्हें ढूंढने से ज़्यादा बचाने की जद्दोजहद भी है। फिल्म भले ही चीन पर बेस्ड हो लेकिन वह आपको बहुत ही खूबसूरती से लगातार पटियाला, अमृतसर, दिल्ली, कश्मीर और पाकिस्तान से जोड़ कर रखती है। फिल्म के राइटर और निर्देशक मुदस्सर अजीज ने अपनी पूरी फिल्म में बेहतरीन डायलॉगबाजी से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच की तानातनी पर व्यंग किया है। फिल्म के बहुत से डायलॉग यहाँ आपको हंसाएंगे, वही सोचने पर मजबूर भी करेंगे। तनु बेट्स मनु सीरीज की रांझड़ा के निर्देशक आनंद एल राय इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन फिल्म में उनकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर बात करें कहानी की तो चीन के संघई एयरपोर्ट पर अमृतसर की 2 बहनें एक साथ उतरती हैं। पहली हैप्पी यानी डायना पेंटी अपने पति गुड्डू यानी अली फजल के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट में आई हैं और दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा जो कि संघाई के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब ज्वाइन करने आई हैं। एयरपोर्ट पर कुछ चीनी किडनैपर पहली हैप्पी यानी डायना पेंटी को किडनैप करने आते हैं, लेकिन एक जैसे नाम होने की वजह से वह गलती से दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी को किडनैप कर लेते हैं। इस अपहरण में किडनैपर पटियाला से दमन बग्गा यानी जिमी शेरगिल और पाकिस्तान से पुलिस ऑफिसर उस्मान अफरीदी यानी पीयूष मिश्रा को भी अगवा कर चीन लाते हैं। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है यह जानने के लिए आप यह फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात करें इसके अभिनय की तो पूरी फिल्म दूसरी हैप्पी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने बाखूबी निभाया है। लगातार आधी दर्जन से ज़्यादा फ्लॉप फिल्मों के बाद यह फिल्म सोनाक्षी के लिए बड़ी राहत का काम करेगी। सोनाक्षी का अभिनय उभर कर सामने आता है। हिंदी पंजाबी में अपनी डायलॉग डिलीवरी से सोनाक्षी अमृतसर की हरप्रीत कौर को पर्दे पर जीवंत कर देती हैं। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा के बीच की नोकझोंक और जिमी के तकिया कलाम वाले छोटे छोटे डायलॉग फील गुड का एहसास देते हैं। जस्सी गिल पहली बार बॉलीवुड फिल्म में नजर आ रहे हैं और वो अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। अगर बात करें डायरेक्शन की तो मुदस्सर अजीज ने अपने लेखक के लिए मशहूर हैं। अगर बात करें डायरेक्शन की तो मुदस्सर अजीज अपने लेखन के लिए मशहूर हैं और इस बार उनकी मेहनत फिल्म के डायलॉग में साफ नज़र आती है। जिस तरह की फिल्म है उस हिसाब से कोई भी सीन या डायलॉग ओवर नहीं लगता और सिचुएशन के हिसाब से सब सटीक लगता है। इनके निर्देशन की पकड़ भी पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर लगता है लेकिन उबाऊ नहीं है। अगर बात करें इसके संगीत की तो फिल्म का कोई गाना बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखिए। अच्छे डायलॉग जिसमें व्यंग भी है, एक अच्छी सिचुएशन कॉमेडी, सोनाक्षी का बदला अंदाज, जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा का अभिनय आपको निराश नहीं करेगा। बॉलीवुड फिल्मों के ज़्यादातर स्वीकल निशाने पर नहीं लगते।
हैप्पी भाग जाएगी का सीक्वल हैप्पी फिर भाग जाएगी पहली फिल्म की परछाई मात्र साबित हुए है। फिल्म में कुछ उम्दा लोगों के नाम जुड़े हुए थे, जिससे उम्मीद जागी थी कि यह सीक्वल सिर्फ पहले भाग की सफलता को भुनाने के लिए नहीं बनाया होगा। लेकिन फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद ही यह आशा निराशा में बदल जाती है। हैप्पी पहली फिल्म में पाकिस्तान पहुंच गई थी, इस बार चीन को चुना गया है। एक हैप्पी यानी डायना पेंटी के साथ दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा भी आ मिली है। दो हैप्पी होंगी तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, बस इसी बात के आसपास कहानी घूमती रहती है। हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा चीन में उस इंसान से बदला लेने आई हैं जो उसके साथ शादी तोड़ देता है। उसी समय चीन में दूसरी हैप्पी यानी डायना पेंटी भी अपने पति गुड्डू यानी अली फजल के साथ मौजूद हैं। हैप्पी के जरिए चीनी माफिया पाकिस्तान ने अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं और वे भूल से उस हैप्पी का अपहरण कर लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए चीनी माफिया भारत से बग्गा यानी जिमी शेरगिल और पाकिस्तान से अफरीदी यानी पीयूष मिश्रा को भी जठवा कर चीन ले आते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटीज का फार्मूला यहाँ लगाया जाता है, लेकिन यह काम नहीं कर पाता है। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर मेहनत नहीं की गई है। मनोरंजन के नाम पर दिमाग को घर पर रखकर आए तो भी यह फिल्म मनोरंजन नहीं करती है। फिल्म के लेखक और निर्देशक मुदस्सर अजीज पिछली फिल्म के चुटकुलों को ही यहाँ दोहराते नजर आए हैं। उन्होंने लोकेशन बदलकर पूरी फिल्म चीन में बनाकर दर्शक का ध्यान बांटने की कोशिश की है, लेकिन कामयाबी नहीं पा पाए हैं। फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं है और कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। स्क्रिप्ट में भी ऐसी बात नहीं है कि यह लगातार हंसाती रहे। कुछ वन लाइनर और कुछ सीन जरूर मज़ेदार हैं। चीनी को हिंदी बोलते या गाने गाते देखना अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह के संवाद और दर्शकों की संख्या बहुत कम है। हैप्पी फिर भाग जाएगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो पाती। दर्शकों को हंसाने की भरपूर कोशिश साफ दिखाई देती है, लेकिन मज़ा नहीं आता। एक ही चुटकुलों को बार बार खींचा गया है, जिससे मनोरंजन का झरना बहुत जल्दी सूख जाता है। आखिर कब तक तेरा भाई या खुशी यानी जस्सी गिल को शक लगने पर बड़बड़ाने वाले सीन पर बार बार हंस सकते हैं। माँ का जू या फा क्यों जैसे नामों पर कैसे ठहाका लगाया जा सकता है। शुरुआती आधे घंटे के बाद फिल्म का ग्राफ लगातार नीचे की ओर आता है और आखिरी के 45 मिनट में तो फिल्म उबाऊ हो जाती है। क्लाइमैक्स भी थका हुआ है। मुदस्सर अजीज ने निर्देशक के रूप में अपने लेखन की कमियों को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने फिल्म के दो नए किरदारों यानी सोनाक्षी सिन्हा और जस्सी गिल पर ज़्यादा फोकस किया है और अली फजल, डायना पेंटी, पीयूष मिश्रा, जिमी शेरगिल पर कम ध्यान दिया है। यह प्रयोग असफल रहा है क्योंकि दर्शक को पुराने किरदारों को देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। पीयूष और जिमी ज़्यादातर दर्शकों में नजर आते हैं, लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं रहता। सोनाक्षी सिन्हा कंफ्यूज नजर आई हैं और पूरी फिल्म में भागती ही रही हैं। जस्सी गिल का अभिनय प्रभावित करता है। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। डायना पेंटी और अली फजल तो चीन सिर्फ घूमने के लिए आए थे, अपार शक्ति खुराना रंग में नजर नहीं आए हैं। फिल्म का संगीत भी कमजोर है, लेकिन गानों का पिक्चराइजेशन अच्छा है। इस बार हैप्पी के साथ साथ दर्शक भी भाग जाएंगे। इसका बैनर है इरोज इंटरनेशनल, एक कलर योलो प्रोडक्शन। इसके निर्माता हैं आनंद एल राय, क्रिस कालुल्ला। इसके निर्देशक हैं मुदस्सर अजीज। इसमें संगीत दिया है सोहेल सेन ने। इसके कलाकार हैं सोनाक्षी सिन्हा, जस्सी गिल, जिमी शेरगिल, पीयूष मिश्रा, डायना पेंटी, अली फजल, अपार शक्ति खुराना। सेंसर सर्टिफिकेट ये है 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म। रेटिंग 1.5/5 अकॉर्डिंग टू webdunia.com। हैप्पी आगे आगे और बाकी पीछे पीछे, लेकिन हैप्पी कौन है? एक असली और दूसरी उसकी हमनाम। यहाँ कंफ्यूजन वाली भाग दौड़ है, गलत महफी में होने वाली किडनैपिंग। हैप्पी फिर भाग जाएगी में एक हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा जरूर नहीं है, लेकिन कॉमेडी पुरानी और उबाऊ है। पिछली बार शादी के मंडप से भाग निकलने वाली पुरानी हैप्पी यानी डायना पेंटी अब गुड्डे यानी अली फजल के साथ चीन में एक प्रोग्राम करने जाती है, जबकि नई हैप्पी एक चीन कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती है। पुरानी हैप्पी का अपहरण होना है, परंतु किडनैप हो जाती है नई वाली हैप्पी। गलत महफिल से शुरू होने वाली फिल्म आगे बढ़ते हुए सिर्फ ऊप पैदा करती है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वालों और निर्देशक ने कोई सिरा कसकर नहीं बांधा है। इक्का दुक्का छड़ों को छोड़े तो हैप्पी फिर भाग जाएगी एंटरटेन नहीं करती। कॉमेडी के नाम पर बेसिर पैर की बातें और तुकबंदी टाइप के संवाद हैं। उसी अंदाज में ताजगी यही है कि इस बार सारी भागदौड़ पिछली बार के पाकिस्तान के बजाय चीन में हो रही है। चीनी लोकेशन जरूर खूबसूरत हैं, पूरी फिल्म चीन में शूट हुई है। कहानी बताती है कि पंजाबी बड़े दिलवाले हैं, जबकि चीनी चालाक हैं। इससे पैदा होने वाली कॉमेडी को छोड़ दे तो हैप्पी फिर भाग जाएगी में कई दोहराव हैं। कई जगह लगता है कि निर्देशक ने कलाकारों को कहानी और किरदार बताने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया है कि जो चाहे वो करें।
फिल्म को खराब ढंग से लिखा गया है। कॉमेडी के नाम पर तुकबंदियों के 60-70 के दशक पुराने फिसलन भरे सीन रचे गए हैं। रोमांस और इमोशन गायब हैं, थ्रिल भी नहीं है। ऐसे में हैप्पी फिर भाग जाएगी बुरी तरह निराश करती है। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा के किरदार पिछली बार की तरह ही लाउड है, वो मुस्कान नहीं ला पाते, सोनाक्षी प्रभावित नहीं करती, केवल जस्सी गिल जरूर चीनी अंदाज में बोलते हुए थोड़ी राहत प्रदान करते हैं। बेहतर है कि हैप्पी की पुरानी कड़ी को फिर ही देख लिया जाए तो इस फिल्म से अच्छा है। मेरे यार की शादी है 2002 में बनी हिंदी भाषा की नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन संजय गधवी द्वारा किया गया है। मुख्य भूमिकाओं में उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, बिपाशा बसु और अपनी पहली फिल्म में ट्यूलिप जोशी हैं। फिल्म सफल रही थी और इसे सफल घोषित किया गया था। इसमें संगीत दिया है जीत प्रीतम ने। इसके वितरक हैं यश राज फिल्म्स। ये 7 जून 2002 को रिलीज हुई थी। ये 159 मिनट की फिल्म है, भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। संजय मल्होत्रा यानी उदय चोपड़ा मुंबई में अपनी दोस्त रिया यानी बिपाशा बसु के साथ रहता है। उसे अपने बचपन की दोस्त अंजलि शर्मा यानी ट्यूलिप जोशी से एक फ़ोन कॉल प्राप्त होता है जो उसे अपनी शादी की खबर के साथ झटका देती है। दुर्भाग्यवश संजय ने अंजलि से कई वर्षों से प्यार किया है। ईर्ष्यापूर्ण और निराश संजय उसकी शादी को रोकने के इरादे से अंजलि के पास पहुंचता है। संजय अंजलि के घर जाता है और जल्द ही उसके दूल्हे रोहित खन्ना यानी जिमी शेरगिल से मिलता है। संजय को लगातार उसके व्यवहार के लिए फटकारा और झिड़का जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता है। संजय तब योजना शुरू करता है जब उसने रोहित और परिवार के सभी पुरुषों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रोहित पूरी तरह नशे में धुत होता है। वह जान जाता है कि संजय उसकी शादी को रोकने के लिए आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेता है कि संजय इसमें विफल रहेगा। संजय और रिया अंजलि को जलाने की कोशिश करते हैं कि वह जान जाए कि उससे प्यार करती है। अंजलि के मेहंदी समारोह में रिया अंजलि को बताती है कि वह और संजय कभी प्रेमी नहीं थे। अंजलि को पता चलता है कि वह संजय से अपने पूरे जीवन से प्यार करती थी, लेकिन इसे उसने कभी नहीं समझा और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में ही माना। जब रोहित को पता चलता है कि उसका दिल टूट जाता है, रोहित अंजलि की मां को बताता है कि अंजलि के दूल्हे के लिए उसकी और उनकी बेटी के पास एक ही विकल्प है। अपनी शादी में उसकी अनुपस्थिति को जानने पर अंजलि ने अपने दुल्हन के लिबास में संजय से मिलने मुंबई जाती है। वह उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। संजय ने अपने प्यार को व्यक्त करते हुए कहा कि वह उसे किसी और से शादी करते नहीं देख सकता। अंत में दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं। हालांकि रोहित अपनी चुनौती में विफल रहता है, फिर भी वह अपने प्यार के लिए खुश है। अंत में संजय और अंजलि शादी कर चुके होते हैं और रोहित और रिया अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में गाते और नृत्य करते हैं और इसी तरह यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें संगीत की तो जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीतबद्ध गीत गांगुली और प्रीतम ने मिलकर किया है। अगर बात करें संगीत की तो जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीतबद्ध जीत गांगुली और प्रीतम ने मिलकर किया है। एल्बम सफल रही थी। इसमें पहला सॉन्ग था एक लड़की जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था हमने सुना है जिसे गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और सुदेश भोसले, जसपिंदर नरूला ने। तीसरा सॉन्ग था सरारा जिसे गाया था सोनू निगम एवं आशा भोसले ने। चौथा सॉन्ग था जागे जागे जिसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। पांचवा सॉन्ग था हम दोनों जैसे कौन है यहाँ जिसे गाया था के सुनिधि चौहान एवं अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था मेरे यार की शादी है जिसे गाया था उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक ने। सातवां सॉन्ग था मेरे यार की शादी है जो कि संस्करण 2 में था जिसे गाया था सोनू निगम एवं श्वेता पंडित ने। दोस्तों आज हम बात करेंगे तनु वेड्स मनु मूवी के बारे में, तो आप बने रहिए इस वीडियो में इससे रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार वैसा ही पेश किया जाता है जिस तरह वैवाहिक विज्ञापनों में वधू चाहने वाले लोग अपनी पसंद बताते हैं। सुंदर सुशील भव्य हीरोइन को सिगरेट पीते, शराब गटकते और अपने माँ बाप से बगावत करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। तनु वेड्स मनु की हीरोइन ऐसी ही है, आदर्श लड़की से एकदम अलग, बिंदास, मुंहफट, लगातार बॉयफ्रेंड बदलते रहती है और विद्रोही है।
तनु नामक यही कैरेक्टर फिल्म को एक अलग लुक प्रदान करता है और फिल्म ज्यादातर वक्त बांध कर रखती है। तनु वर्स मनु देखते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब वी मेट और बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में याद आती हैं, क्योंकि इसकी धागे जैसी पतली कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट इन हिट फिल्मों जैसा है। लेकिन फिल्म के किरदार और यूपी का बैकग्राउंड फिल्म को एक अलग लुक देता है। तनु यानी कंगना को अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना है। उधर मनु यानी माधवन पर भी उसके माता पिता शादी का दबाव डालते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है और तनु से मनु प्यार कर बैठता है। शादी के लिए हाँ कह जाता है, लेकिन तनु इसके लिए राजी नहीं है। वह किसी और को चाहती है और उसके कहने से मनु शादी से इनकार कर देती है। तनु को मन भुला नहीं पाता और पंजाब में अपने दोस्त की शादी के दौरान उसकी मुलाकात फिर तनु से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तनु अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं, तनु मनु की हो जाती है। कुछ लोगों को तनु का शादी और प्यार को लेकर इतना कंफ्यूजन होना अखर सकता है, क्योंकि हर बार अपना निर्णय बदलती रहती है और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन निर्देशक ने शुरू से ही दिखाया है कि वह है ही ऐसी। जिंदगी के प्रति उसका नजरिया लापरवाह किस्म का है और उसका असर इसके निर्णय लेने पर भी पड़ता है। फिल्म का पतला हिस्सा मजेदार है। चुटेले संवाद और उम्दा सीन लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। मध्यांतर ऐसे बिंदु पर आकर किया है कि उत्सुकता बनती है कि मध्यांतर के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर है। तन और मनु की निर्णय की स्थिति को लंबा खींचा गया है और मोलोड्रामा थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। जिमी शेरगिल वाला ट्रैक ठूंसा हुआ लगता है। वह माधवन की ठुकाई करने का जिम्मा रवि किशन को देता है। इसके बावजूद वह माधवन को नहीं पहचान पाता, लेकिन इस कमजोरियों के बावजूद फिल्म मनोरंजक लगती है, क्योंकि तन और मनु के अलावा कुछ बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसमें दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर का उल्लेख जरूरी है, जो तन और मनु के दोस्त के रूप में नजर आते हैं। निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म के चरित्र पर खासी मेहनत की है और इसी वजह से फिल्म रोचक बन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और वहां के रहने वाले लोगों के मिजाज को बाखूबी पेश किया गया है। दूसरे हाफ में यदि स्क्रिप्ट की थोड़ी मदद उन्हें मिली होती तो फिल्म बेहतरीन बन जाती है। कंगना फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुई है। वह लीड रोल में हैं, लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन कंगना अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाई। तनु का जो कैरेक्टर है उसमें कंगना चमक नहीं ला पाई। डायलॉग डिलीवरी सुधारने की उन्हें सख्त जरूरत थी। लंदन से लड़की की तलाश में भारत आए मनु के किरदार में माधवन जमे हैं। एक भला इंसान, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा और सच्चे प्रेमी की झलक उनके अभिनय में देखने को मिलती है। जिमी शेरगिल का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। हिट नहीं होने के बावजूद फिल्म का संगीत मधुर है। तनु वर्स मनु की कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर, संवाद और कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। आइए जानते हैं इसकी असली और फुल कहानी। मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु यानी माधवन लंदन में रहने वाला एक NRI डॉक्टर है। वह भारतीय दुल्हन खोजने और शादी करने के लिए भारत आता है। उसके माता पिता उनसे मिलने के लिए कुछ लड़कियों को पहले ही शॉर्ट लिस्ट में कर चुके हैं और वह अपने दोस्त पप्पी यानी दीपक डोबरियाल के साथ तनुजा त्रिवेदी और तनु यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए उसे कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में उतरने के बाद गुंडों का एक झुंड मनु को रेलवे स्टेशन में पकड़ लेता है और उसे कुछ थप्पड़ देता है, लेकिन जब पप्पी को मनु का पता चलता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है। तनु के घर पर माता पिता के दो सेट यह पाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और यह तय करते हैं कि अगर मनु को तनु पसंद है तो वे तुरंत मामले को अंतिम रूप से दे सकते हैं। एक मामूली अड़चन है कि तनु की माँ अपने मेहमानों से कहती है कि तनु काल से बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह मनु से तनु के बेडरूम तक जाने और वहां उससे मिलने के लिए कहती है। वह मनु को तनु के कमरे दिखाती है और रसोई में चली जाती है। तनु बहुत गैर जिम्मेदार है और मनु शुरू में सोचता है कि वह शर्मिला और संकोची है। उसे जल्द ही पता चलता है कि तनु वास्तव में तेजी से सो रही है। वह अपनी सुंदर नींद की आकृति पर गजरा लगती है और तुरंत आसक्त हो जाती है। वह नीचे आता है और दोनों परिवारों को बताता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। सगाई को सार्वजनिक करने से पहले परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं।
ट्रेन के सफर के दौरान तनु को मनु के साथ निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है और उसे बताती है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे वह सो जाए। वह उसे बेरहमी से कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है और यह कि उसके प्रेमी का नाम उसके सीने पर टैटू है। उसे यह भी बताती है कि जब वह कानपुर में उतरा तो ठगों ने उसके प्रेमी को भेज दिया था। वह मांग करती है कि मनु को अब उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। मनु बेहद निराश है क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन वह शिष्टापूर्वक सब काम करता है, खुद पर दोषारोपण करता है और किसी को इस तथ्य का खुलासा करना कि लड़की का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है। वह अपने पिता से तनु के माता पिता को बताती है कि उसने उससे शादी नहीं करने का फैसला किया है। तनु के माता पिता आयोजनों के इस मोड़ पर थोड़े से कम है, लेकिन चूंकि आगामी सगाई केवल उन्हें ही पता थी इसलिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सप्ताह बीत जाता है और मनु के माता पिता उससे मिलने के लिए अपने शॉर्ट लिस्ट से अन्य प्रस्ताव लाते हैं। वह उपयुक्त परिवारों की कई भावी लड़कियों से मिलता है, लेकिन तनु को भूल नहीं पाता है। उनसे मिलने वाली लड़कियों में से एक आयुषी यानी नेहा कौल है, जिसका हाथ किसी समस्या के कारण टेढ़ा हो गया है। जहां दो परिवार एक साथ बैठे हैं, आयुषी का भाई राजा यानी जिमी सिरगिल घर आता है और खून से लथपथ और निराश हो जाता है। उसके पिता निराशा व्यक्त करते हैं कि राज झगड़े में रहता है। बाद में छत पर राजा और मनु की बातचीत होती है, जहां राजा मनु को सलाह देता है कि वह अपने हाथ की स्थिति के बावजूद अपनी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वह उसे उसके कामों को ठीक से करने से नहीं रोकता और वह वैसे भी उचित उपचार के साथ ठीक हो जाएगा। मनु इस बात से सहमत है कि आयुषी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कहना है कि वह असहाय और उससे शादी नहीं कर सकती। राजा समझता है कि कुछ गलत है और ईमानदार होने के लिए मनु का सम्मान करता है। बाद में घर पर मनु ने घोषणा की कि वह अब शादी नहीं करेगा और लंदन के लिए रवाना होने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन पप्पी ने उसे एक अन्य स्कूल दोस्त जस्सी यानी एजाज खान की शादी के बारे में सूचित किया और वह इसमें भाग लेने के लिए पंजाब चले गए। पहुंचने पर मनु को पता चलता है कि तनु भी शादी में भाग ले रही है और वह जैली की दुल्हन पायला स्वरभास्कर की दोस्त है। जस्सी और पप्पी मनु को सलाह देते हैं कि वे कोशिश करे और उससे जीत ले। अगले कुछ दिनों में मनु और तनु ने एक दोस्ती की। तनु का भी प्रेमी है, लेकिन मनु का ध्यान आकर्षित करता है और जब मनु अपने प्रेमी के बारे में पूछती है तो वह मजाक करता है। आइए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। तनु बेट्स मनु ने रिलीज होने से पहले हफ्ते में 185 मिलियन का कारोबार किया था। इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 85.0 मिलियन और इसका 2 हफ्ता का कुल रुपया 272.5 मिलियन नेट। तीसरे सप्ताह में इसका कुल कारोबार लगभग 50 मिलियन नेट, जो कि कलेक्शन 3 सप्ताह में 322.5 मिलियन नेट। चौथे हफ्ते में फिल्म ने 35.0 मिलियन नेट अपने 4 हफ्ते में संग्रहित किया था। इस तरह उन्होंने अपने पूरे 4 हफ्तों में 360 मिलियन की कमाई की थी। चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें फर्स्ट सॉन्ग था सादी गली। इसका साउंड ट्रैक कृष्ण सालू द्वारा जिसके लारिश लिखे गए हैं और इसके लारिश लिखे गए हैं राजशेखर के द्वारा। इसमें फर्स्ट सॉन्ग था साड़ी गली, जिसके सिंगर थे लिम्बर हुसैनपुरी। ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार वैसा ही पेश किया जाता है जिस तरह वैवाहिक विज्ञापनों में वधू चाहने वाले लोग अपनी पसंद बताते हैं। सुंदर सुशील भव्य हीरोइन को सिगरेट पीते, शराब गटकते और अपने माँ बाप से बगावत करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है। तनु बेट्स मनु की हीरोइन ऐसी ही है, आदर्श लड़की से एकदम अलग, बिंदास, मुंहफट, लगातार बॉयफ्रेंड बदलते रहती है और विद्रोही है। तनु नामक यही कैरेक्टर फिल्म को एक अलग लुक प्रदान करता है और फिल्म ज्यादातर वक्त बांध कर रखती है। तनु बेट्स मनु देखते समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब वी मेट और बैंड बाजा बारात जैसी कई फिल्में याद आती हैं, क्योंकि इसकी धागे जैसी पतली कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट इन हिट फिल्मों जैसा है। लेकिन फिल्म के किरदार और यूपी का बैकग्राउंड फिल्म को एक अलग लुक देता है। तनु यानी कंगना को अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना है। उधर मनु यानी माधवन पर भी उसके माता पिता शादी का दबाव डालते हैं। दोनों की मुलाकात करवाई जाती है और तनु से मनु प्यार कर बैठता है।
शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन तनु इसके लिए राजी नहीं है। वह किसी और को चाहती है और उसके कहने से मनु शादी से इनकार कर देती है। तनु को मन भुला नहीं पाता और पंजाब में अपने दोस्त की शादी के दौरान उसकी मुलाकात फिर तनु से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तनु अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। इसके बाद कुछ घटनाक्रम घटते हैं और तनु मनु की हो जाती है। कुछ लोगों को तनु का शादी और प्यार को लेकर इतना कन्फ्यूजन होना अखर सकता है, क्योंकि हर बार अपना निर्णय बदलती रहती है और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन निर्देशक ने शुरू से ही दिखाया है कि वह है ही ऐसी। जिंदगी के प्रति उसका नज़रिया लापरवाह किस्म का है और उसका असर इसके निर्णय लेने पर भी पड़ता है। फिल्म का पतला हिस्सा मज़ेदार है। चुटेले संवाद और उम्दा सीन लगातार मनोरंजन करते रहते हैं। मध्यांतर ऐसे बिंदु पर आकर किया है कि उत्सुकता बनती है कि मध्यांतर के बाद क्या होगा, लेकिन दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमज़ोर है। तन और मनु की निर्णय की स्थिति को लंबा खींचा गया है और मेलोड्रामा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। जिमी शेरगिल वाला ट्रैक ठूंसा हुआ लगता है। वह माधवन की ठुकाई करने का जिम्मा रवि किशन को देता है। इसके बावजूद वह माधवन को नहीं पहचान पाता, लेकिन इस कमजोरियों के बावजूद फिल्म मनोरंजक लगती है, क्योंकि तन और मनु के अलावा कुछ बेहतरीन किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसमें दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर का उल्लेख जरूरी है, जो तन और मनु के दोस्त के रूप में नजर आते हैं। निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म के चरित्र पर खासी मेहनत की है और इसी वजह से फिल्म रोचक बन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि और वहां के रहने वाले लोगों के मिजाज को बाखूबी पेश किया गया है। दूसरे हाफ में यदि स्क्रिप्ट की थोड़ी मदद उन्हें मिली होती तो फिल्म बेहतरीन बन जाती। कंगना फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुई है। वह लीड रोल में हैं, लिहाजा उनका अभिनय फिल्म की बेहतरी के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कंगना अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाई। तनु का जो कैरेक्टर है उसमें कंगना चमक नहीं ला पाई। डायलॉग डिलीवरी सुधारने की उन्हें सख्त जरूरत थी। लंदन से लड़की की तलाश में भारत आए मनु के किरदार में माधवन जमे हैं। एक भला इंसान, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा और सच्चे प्रेमी की झलक उनके अभिनय में देखने को मिलती है। जिमी शेरगिल का रोल ठीक से नहीं लिखा गया है। हिट नहीं होने के बावजूद फिल्म का संगीत मधुर है। तनु वर्ष मनु की कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर, संवाद और कलाकारों की एक्टिंग फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। जानते हैं इसकी असली और फुल कहानी। मनोज कुमार शर्मा उर्फ मनु यानी माधवन लंदन में रहने वाला एक NRI डॉक्टर है। वह भारतीय दुल्हन खोजने और शादी करने के लिए भारत आता है। उसके माता पिता उनसे मिलने के लिए कुछ लड़कियों को पहले ही शॉर्ट लिस्ट में कर चुके हैं और वह अपने दोस्त पप्पी यानी दीपक डोबरियाल के साथ तनुजा त्रिवेदी और तनु यानी कंगना रनौत से मिलने के लिए उसे कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में उतरने के बाद गुंडों का एक झुंड मनु को रेलवे स्टेशन में पकड़ लेता है और उसे कुछ थप्पड़ देता है। लेकिन जब पप्पी को मनु का पता चलता है तो वह उसे जाने के लिए कहता है। तनु के घर पर माता पिता के दो सेट यह पाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और यह तय करते हैं कि अगर मनु को तनु पसंद है तो वे तुरंत मामले को अंतिम रूप से दे सकते हैं। एक मामूली अड़चन है कि तनु की माँ अपने मेहमानों से कहती है कि तनु काल से बीमार है और बिस्तर से उठने में असमर्थ है। वह मनु से तनु के बेडरूम तक जाने और वहां उससे मिलने के लिए कहते हैं। वह मनु को तनु के कमरे दिखाती है और रसोई में चली जाती है। बहुत गैर जिम्मेदार है और मनु शुरू में सोचता है कि वह शर्मिला और संकोची है। उसे जल्द ही पता चलता है कि तनु वास्तव में तेजी से सो रही है। वह अपनी सुंदर नींद की आकृति पर गजरा लगती है और तुरंत आसक्त हो जाती है। वह नीचे आता है और दोनों परिवारों को बताता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। सगाई को सार्वजनिक करने से पहले परिवार एक तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान का आशीर्वाद लेने का फैसला करते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान तनु को मनु के साथ निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है और उसे बताती है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खा ली हैं जिससे वह सो जाए। वह उसे बेरहमी से कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है और यह कि उसके प्रेमी का नाम उसके सीने पर टैटू है। वह निराश है क्योंकि वह उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन वह शिष्टापूर्वक सब काम करता है, खुद पर दोषारोपण करता है और
किसी को इस तथ्य का खुलासा करना कि लड़की का किसी अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंध है, वह अपने पिता से तनु के माता पिता को बताती है कि उसने उससे शादी नहीं करने का फैसला किया है। तनु के माता पिता आयोजनों के इस मोड़ पर थोड़े से कम है, लेकिन चूंकि आगामी सगाई केवल उन्हें ही पता थी, इसलिए चेहरे का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सप्ताह बीत जाता है और मनु के माता पिता उससे मिलने के लिए अपनी शॉर्ट लिस्ट से अन्य प्रस्ताव लाते हैं। वह उपयुक्त परिवारों की कई भावी लड़कियों से मिलता है, लेकिन तनु को भूल नहीं पाता है। उनसे मिलने वाली लड़कियों में से एक आयुषी यानी नेहा कौल है, जिसका हाथ किसी समस्या के कारण टेढ़ा हो गया है। जहां दो परिवार एक साथ बैठे हैं, आयुषी का भाई राजा यानी जिमी शेरगिल घर आता है और खून से लथपथ और निराश हो जाता है। उसके पिता निराशा व्यक्त करते हैं कि राज झगड़े में रहता है। पर राजा और मनु की बातचीत होती है, जहां राजा मनु को सलाह देता है कि वह अपने हाथ की स्थिति के बावजूद अपनी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वह उसे उसके कामों को ठीक से करने से नहीं रोकता और वह वैसे भी उचित उपचार के साथ ठीक हो जाएगा। मनु इस बात से सहमत है कि आयुषी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कहना है कि वह असहाय और उससे शादी नहीं कर सकती। राजा समझता है कि कुछ गलत है और ईमानदार होने के लिए मनु का सम्मान करता है। बाद में घर पर मनु ने घोषणा की कि वह अब शादी नहीं करेगा और लंदन के लिए रवाना होने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन पप्पी ने उसे एक अन्य स्कूल दोस्त जस्सी यानी एजाज खान की शादी के बारे में सूचित किया और वह इसमें भाग लेने के लिए पंजाब चले गए। पहुंचने पर मनु को पता चलता है कि तनु भी शादी में भाग ले रही है और वह जैली की दुल्हन पायला स्वरभास्कर की दोस्त है। जस्सी और पप्पी मनु को सलाह देते हैं कि वे कोशिश करें और उससे जीत ले। अगले कुछ दिनों में मनु और तनु ने एक दोस्ती की हैप्पी भाग जाएगी मूवी में लाहौर में रहने वाला बिलाल अहमद यानी अभय देओल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसे अपने सपने की कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वह आला दर्जे का राजनेता बने। बिलाल अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए राजनेता बन जाता है। उसकी शादी उसकी बचपन की दोस्त जोया यानी मोमल शेख से होती है। बिलाल की जिंदगी में तब तक सब अच्छा चलता है जब तक उसके दरवाजे पर 3 उपहारों की टोकरियां डिलीवर नहीं होती। ये टोकरियां अमृतसर से आई हैं। इसी बीच हैप्पी हरप्रीत कौर यानी डायना पैंटी जो अमृतसर की है की शादी दमन सिंह बग्गा यानी जिमी शेरगिल से होने वाली होती है। यह गुंडे से पार्षद बना है, परंतु हैप्पी को गुड्डू यानी गुरदीप सिंह यानी अली फजल से प्यार है। हैप्पी अपनी शादी से भाग जाती है और टोकरियों वाले ट्रक में कूद जाती है। कुछ ट्रक बिलाल के घर पाकिस्तान पहुंचते हैं। इनमें हैप्पी भी पाकिस्तान पहुंच जाती है। इसके बाद दो देश के बीच हुई गलतियों की मजेदार कहानी शुरू होती है। अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की, तो फिल्म का डायरेक्शन ठीक है। मुदस्सर अजीज़ ने काफ़ी अच्छे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। कॉमेडी के पंच के साथ साथ कहानी में रोमांस भी देखने को मिलता है। चेस सीक्वेंस और गानों का शूट भी अच्छा है। किरदारों के बातचीत का ढंग सटीक रखा गया है और सिनेमाटोग्राफी भी कमाल की है। हालांकि कुछ बातें समझ नहीं आती, जैसे फिल्म का हर किरदार भारत और पाकिस्तान में ऐसे आ जा रहा है जैसे वो एक ही देश के 2 शहरों में आ जा रहे हों। किसी को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदुस्तानी पाकिस्तान में बेधड़क घुसते हैं, लेकिन कोई इन्हें पकड़ता भी नहीं है। अब यह तो डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि वह भारत और पाकिस्तान के किस युग को दिखा रहे हैं। अगर बात करें स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो फिल्म में हर एक्टर ने अपने अपने रोल को सहज ढंग से निभाया है। जिमी शेरगिल, अभय देओल और अली फजल अपने रोल में एकदम फिट बैठे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी की है। वही डायना पेंटी और मोमल शेख का काम भी सराहनीय है। पीयूष मिश्रा और बाकी कलाकारों ने भी बढ़िया काम किया है। अगर बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की, तो सोहेल सेन ने अल्तमस फरीदी, मीका सिंह, नीति मोहन जैसे सिंगर्स के साथ अच्छा म्यूजिक एल्बम बनाया है। आशिक तेरा, जरा सी दोस्ती और गबरू रेडी तो मिंगल पहले ही पावरफुल हो चुके थे। फिल्म में 2 गाने और भी हैं। वैसे कहानी के हिसाब से गाने ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं रफ्तार को धीमा करते हैं। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है और मसाला भी है, जिसकी वजह से एक अच्छी इंटरटेनर हो सकती है। लेकिन देखने जाएं तो अपना दिमाग घर पर ही रख दें। हैप्पी भाग जाएगी एक 2016 भारतीय हिंदी भाषा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे मुदस्सर अजीज़ द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और आनंद एल राय और
कृष्ण लुल्ला द्वारा निर्मित है। यह नाम मात्र चरित्र के रूप में डायना पेंटी को तारांकित करता है, एक स्वतंत्र उत्साही दुल्हन जो अमृतसर से होकर अपने शादी समारोह से भाग लेती है और अनजाने में लाहौर पाकिस्तान में आती है। इस उत्पादन में पंटी यानी अभय देओल, जिमी शेरगिल, अली फजल और मोमल शेख शामिल हैं। अजीज ने 2012 में फिल्म के लिए लेखन शुरू किया और बाद में राय बनाने के लिए राय से संपर्क किया। हैप्पी भाग जाएगी क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में माना जाता था और मूल रूप से डाली लाहौर से नामित था। यद्यपि फिल्म एक बड़ा हिस्सा लाहौर में सेट किया गया है, फिल्मिंग को फोटोग्राफी के निर्देशन के रूप में काम करने वाले सौरभ गोस्वामी के साथ पंजाब के विभिन्न हिस्सों में किया गया था। इस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेताओं को शामिल किया गया और शेख की बॉलीवुड की शुरुआत हुई। हैप्पी भाग जाएगी के लिए संगीत सोहेल सेन द्वारा रचित था। इरोज इंटरनेशनल ने उत्पादन के लिए दुनिया भर में विवरण अधिकार हासिल किए, जो कि अंतिम कट में 126 मिनट तक चलता है। 19 अगस्त 2016 को भारत में हैप्पी भाग जाएगी को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। यह फिल्म आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रियाओं के लिए खोला गया, जिन्होंने कलाकारों की भूमिकाओं और हास्य के प्रदर्शन की सराहना की। आलोचना अपने बिखरे पटकथा, असंगत टोन और केंद्रीय चरित्र की अपेक्षाकृत खराब लक्षण वर्णन पर केंद्रित थे। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 391 मिलियन का संग्रह किया। इसे भारत में मीडिया आउटलेट्स द्वारा एक स्लीपर मारा गया था। अगस्त 2013 में रिलीज करने के लिए हैप्पी फिर भाग जाएगी नामक एक सीक्वल का आयोजन किया गया था और उसे रिलीज भी किया गया था। हरप्रीत हैप्पी कौर को अमृतसर भारत में व्यवसायी दमन सिंह बग्गा से शादी करना है, लेकिन उन्होंने अपने संगीतकार प्रेमी गुड्डू से मिलने की योजना बनाई है। वह अनजाने लाहौर के लिए निर्धारित लारी पर खुद को पाती है। वह एक फलों की टोकरी के अंदर फंस गई है, जिसे स्थानीय गवर्नर के बेटे बिचाल अहमद के घर में दिया जाता है। इस बीच अमृतसर में गुड्डू को बग्गा ने बंधक बना लिया है। अगर बात करें विकास और एक्टिंग की, तो मुसद्दर अजीज हैप्पी भाग जाए के लिए 2012 से पटकथा पर काम कर रहे थे। परियोजना के लिए प्रीत प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ जब आनंद एल राय ने इसे अजीज के साथ रंग पीला प्रोडक्शन के तहत निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने पर सहमत व्यक्त की। यह एक निर्माता के रूप में राय का पहला उपक्रम था और 4 साल में अजीज एक निर्देशक के रूप में आए। फिल्म को क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक कॉमेडी के रूप में माना गया था और मूल रूप से फिल्म की सेटिंग लाहौर पाकिस्तान के संदर्भ में डाली लाहौर में नामित किया गया था। बाद में शीर्षक को वर्तमान में बदल दिया गया क्योंकि केंद्रीय चरित्र का नाम हरप्रीत हैप्पी कौर था। राय ने एक निर्देशन से निर्माता के परिवार के बारे में कहा, एक निर्माता के रूप में एक परियोजना से जुड़े होने से उन्हें एक पूर्ण फिल्म निर्माता बनने में मदद मिलेगी। राय ने कहा कि वह अजीज की रचनात्मक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और निर्देशक के रूप में उन्हें पूरी आज़ादी देंगे। अजीज ने फिल्म की बातचीत भी लिखी थी। अगर बात करें रिलीज और मार्केटिंग की, तो हैप्पी भाग जाए के लिए प्रचारक पहला दिखाना पोस्टर और देओल को पारंपरिक सलवार कमीज और स्किनर्स और क्रमशः एक पठानी सूट और एक नेहरू जैकेट के रूप में दिखाते हैं। 19 जुलाई 2016 को जारी किया गया फजल और शेरगिल पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय टेलीविजन स्केच कॉमेडी श्रृंखला कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान कलाकारों और चालक द्वारा फिल्म के लिए ट्रेलर जारी किया गया था। रिहाई के बाद 3 मिनट के ट्रेलर को समीक्षकों से सकारात्मक टिप्पणी मिली। डेली न्यूज और एनालिसिस के एक लेखक ने कहा कि बहुत हंगामे और मजेदार क्षण हैं जो आपको गुदगुदी करेंगे। हमारे दिल आप के लिए निकलते हैं। 2016 को हैप्पी भाग जाएगी को भारत में नाटकीय रूप में जारी किया गया था। हैप्पी के भागने की कहानी का पहला भाग आपने साल 2016 में देखा था। फिल्म सफल रही और तय किया गया कि इसका अगला भाग और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाए। वैसे अगर आपने फिल्म का पहला भाग नहीं देखा तब भी दूसरे भाग से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। पिछली बार हैप्पी पाकिस्तान भाग गई थी और इस बार दो हैप्पी हैं जो चीन के एक अलग अलग शहरों में भाग रहे हैं। इस बार उन्हें ढूंढने से ज़्यादा बचाने की जद्दोजहद भी है। फिल्म भले ही चीन पर बेस्ड हो, लेकिन वह आपको बहुत ही खूबसूरती से लगातार पटियाला, अमृतसर, दिल्ली, कश्मीर और पाकिस्तान से जोड़ कर रखती है। फिल्म के राइटर और निर्देशक मुदस्सर अजीज ने अपनी पूरी फिल्म में बेहतरीन डायलॉगबाजी से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच की तानातनी पर व्यंग किया है। फिल्म के बहुत से डायलॉग यहां आपको हंसाएंगे, वही सोचने पर मजबूर भी करेंगे। तनु बेट्स मनु सीरीज की रांझड़ा के निर्देशक आनंद एल राय इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन फिल्म में उनकी साफ झलक दिखाई देती है।
अगर बात करें कहानी की तो चीन के संघई एयरपोर्ट पर अमृतसर की दो बहनें एक साथ उतरती हैं। पहली हैप्पी यानी डायना पेंटी अपने पति गुड्डू यानी अली फजल के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट में आई हैं और दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा जो कि संघाई के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब ज्वाइन करने आई हैं। एयरपोर्ट पर कुछ चीनी किडनैपर पहली हैप्पी यानी डायना पेंटी को किडनैप करने आते हैं, लेकिन एक जैसे नाम होने की वजह से वह गलती से दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी को किडनैप कर लेते हैं। इस अपहरण में किडनैपर पटियाला से दमन बग्गा यानी जिमी शेरगिल और पाकिस्तान से पुलिस ऑफिसर उस्मान अफरीदी यानी पीयूष मिश्रा को भी अगवा कर चीन लाते हैं। आगे कहानी क्या मोड़ लेती है यह जानने के लिए आप ये फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात करें इसके अभिनय की तो पूरी फिल्म दूसरी हैप्पी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने बाखूबी निभाया है। लगातार आधे दर्जन से ज़्यादा फ्लॉप फिल्मों के बाद यह फिल्म सोनाक्षी के लिए बड़ी राहत का काम करेगी। सोनाक्षी का अभिनय उभर कर सामने आता है। हिंदी पंजाबी में अपनी डायलॉग डिलीवरी से सोनाक्षी अमृतसर की हरप्रीत कौर को पर्दे पर जीवंत कर देती हैं। जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा के बीच की नोकझोंक और जिमी के तकिया कलाम वाले छोटे छोटे डायलॉग फील गुड का एहसास देते हैं। जस्सी गिल पहली बार बॉलीवुड फिल्म में नजर आ रहे हैं और वो अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। अगर बात करें डायरेक्शन की तो मुदस्सर अजीज ने अपने लेखक के लिए मशहूर हैं। अपने लेखन के लिए मशहूर हैं और इस बार उनकी मेहनत फिल्म के डायलॉग में साफ नज़र आती है। जिस तरह की फिल्म है उस हिसाब से कोई भी सीन या डायलॉग और नहीं लगता और सिचुएशन के हिसाब से सब सटीक लगता है। इनके निर्देशन की पकड़ भी पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा जरूर लगता है लेकिन उबाऊ नहीं है। अगर बात करें इसके संगीत की तो फिल्म का कोई गाना बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म का संगीत कहानी और माहौल के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखिए। अच्छे डायलॉग जिसमें व्यंग भी है, एक अच्छी सिचुएशन कॉमेडी, सोनाक्षी का बदला अंदाज, जिमी शेरगिल और पीयूष मिश्रा का अभिनय आपको निराश नहीं करेगा। बॉलीवुड फिल्मों के ज़्यादातर सीक्वल निशाने पर नहीं लगते। हैप्पी भाग जाएगी का सीक्वल हैप्पी फिर भाग जाएगी पहली फिल्म की परछाई मात्र साबित हुए है। फिल्म में कुछ उम्दा लोगों के नाम जुड़े हुए थे जिससे उम्मीद जागी थी कि यह सीक्वल सिर्फ पहले भाग की सफलता को भुनाने के लिए नहीं बनाया होगा, लेकिन फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद ही यह आशा निराशा में बदल जाती है। हैप्पी पहली फिल्म में पाकिस्तान पहुंच गई थी, इस बार चीन को चुना गया है। एक हैप्पी यानी डायना पेंटी के साथ दूसरी हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा भी आ मिली है। दो हैप्पी होंगी तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, बस इसी बात के आसपास कहानी घूमती रहती है। हैप्पी यानी सोनाक्षी सिन्हा चीन में उस इंसान से बदला लेने आई हैं जो उसके साथ शादी तोड़ देता है। उसी समय चीन में दूसरी हैप्पी यानी डायना पेंटी भी अपने पति गुड्डू यानी अली फजल के साथ मौजूद हैं। हैप्पी के जरिए चीनी माफिया पाकिस्तान ने अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं और वे भूल से उस हैप्पी का अपहरण कर लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए चीनी माफिया भारत से बग्गा यानी जिमी शेरगिल और पाकिस्तान से अफरीदी यानी पीयूष मिश्रा को भी जठवा कर चीन ले आते हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटीज का फार्मूला यहाँ लगाया जाता है लेकिन यह काम नहीं कर पाता है। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर मेहनत नहीं की गई है। मनोरंजन के नाम पर दिमाग को घर पर रखकर आए तो भी यह फिल्म मनोरंजन नहीं करती है। फिल्म के लेखक और निर्देशक मुदस्सर अजीज पिछली फिल्म के चुटकुलों को ही यहाँ दोहराते नजर आए हैं। उन्होंने लोकेशन बदलकर पूरी फिल्म चीन में बनाकर दर्शक का ध्यान बांटने की कोशिश की है लेकिन कामयाबी नहीं पा पाए हैं। फिल्म की कहानी में कोई दम नहीं है और कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। स्क्रिप्ट में भी ऐसी बात नहीं है कि यह लगातार हंसाती रहे। कुछ वन लाइनर और कुछ सीन जरूर मज़ेदार हैं। चीनी को हिंदी बोलते या गाने गाते देखना अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह के संवाद और दर्शकों की संख्या बहुत कम है। हैप्पी फिर भाग जाएगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो पाती। दर्शकों को हंसाने की भरपूर कोशिश साफ दिखाई देती है लेकिन मज़ा नहीं आता। एक ही चुटकुलों को बार बार खींचा गया है जिससे मनोरंजन का झरना बहुत जल्दी सूख जाता है। आखिर कब तक तेरा भाई या खुशी यानी जस्सी गिल को शक लगने पर बड़बड़ाने वाले सीन पर बार बार हंस सकते हैं। माँ का जू या फा क्यों जैसे नामों पर कैसे ठहाका लगाया जा सकता है। शुरुआती आधे घंटे के बाद फिल्म का ग्राफ लगातार नीचे की ओर आता है और आखिरी के 45 मिनट में तो फिल्म उबाऊ हो जाती है। क्लाइमैक्स भी थका हुआ है। मुदस्सर अजीज ने निर्देशक के रूप में अपने लेखन की कमियों को छिपाने की कोशिश की है लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने फिल्म के दो नए किरदारों यानी सोनाक्षी सिन्हा और जस्सी गिल पर ज़्यादा फोकस किया है और अली फजल, डायना पेंटी, पीयूष मिश्रा, जिमी शेरगिल पर कम ध्यान दिया है। यह प्रयोग असफल रहा है क्योंकि दर्शक को पुराने किरदारों को देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। पीयूष और जिमी ज़्यादातर दृश्यों में नजर आते हैं।
लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं रहता। सोनाक्षी सिन्हा कंफ्यूज नजर आई हैं और पूरी फिल्म में भागती ही रही हैं। जस्सी गिल